मैसेज जाने से बताना। हाँ शालिनी, मैसेज जाने से बताना। सर होएगा यस जी। सर। ओके सर, चलो डन। ओके सर, गुड इवनिंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। और सबको हैप्पी मकर संक्रांति, पौष संक्रांति, या फिर हैप्पी पोंगल, लोहरी, सब पूरा भारत में उत्सव है, मनाना भी चाहिए। बस भीड़ ना करके अपने अपने घर में मनाओ क्योंकि सिचुएशन कोरोना है। अच्छा, तो फिर कंपनी लॉ पढ़ेंगे। कंपनी लॉ में क्या पढ़ेंगे सर? चल तो रहा था कंपनी मीटिंग्स वगैरह, कंपनी मीटिंग्स, जनरल मीटिंग्स, रेजोल्यूशंस पढ़ना है सर आज। आप लोगों को पता है ना सर, कंपनी मीटिंग करता है। कंपनी मीटिंग करता है मतलब सर कंपनी बिजनेस डिसीजन लेने के लिए मीटिंग करता है, जिसको हम लोग मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। सेक्शन 88 से लेके सेक्शन 88 से लेके 122 का एक पूरा लंबा डिस्कशन चल रहा है सर, जिसमें आप लोगों को मैं ऑलमोस्ट काफ़ी सारा चीज़ बता दिया मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। अभी आपको मैं धीरे धीरे कंक्लूजन करूंगा ये चैप्टर या फिर ये टॉपिक, जिसमें लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बाकी है सर, बहुत ही कीमती पॉइंट बाकी है। जैसे कि कंपनी मीटिंग कैसे कर, मतलब कंपनी का मीटिंग का थोड़ा डिटेल्स चाहिए। एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का डिटेल्स अभी बताना बाकी है। रिजोल्यूशंस जानना जरूरी है सर। रिजोल्यूशंस सर, कंपनी मीटिंग करेगा, रिजोल्यूशंस तो उसको लेना पड़ेगा ना। अरे यस कंपनी सर। मीटिंग करेगा तो उसको रेजोल्यूशन तो लेना पड़ेगा, जैसे कोई भी मीटिंग, चाहे कंपनी मीटिंग छोड़ दो 2 मिनट के लिए, आप लोगों को सेक्शन का लोड लग जाता है ना। मतलब जैसे ही हम लोग लॉ पढ़ते हैं, सबके मन में चलता रहता है, अरे भाई लॉ है, सेक्शंस है, इतना कौन याद रखेगा। अरे भाई लॉ में जो सेक्शंस दिया गया है वो याद रखने के लिए, और सबसे बड़ी चीज रेफरेंस के लिए। सेक्शन इज जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस, मतलब किस बात को कहाँ पर लिखा गया है, इसका कोई तो दाग नंबर होना चाहिए, कोई तो सेक्शन सबसेक्शन क्लॉज होना चाहिए। तो ये सेक्शन सबसेक्शन क्लॉज जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस। जब आप लोग आगे आगे मतलब बड़े बड़े सब प्रैक्टिशनर्स बन जाओगे, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, तो आप लोगों के पास क्लाइंट आएगा, तब आप लोग शायद स्टूडेंट नहीं रहेंगे आप लोग, है ना, आप लोगों का स्टूडेंटशिप खत्म हो जाएगा। रेगुलर शायद आप पढ़ाई ऐसे जब ऐसा जैसे अभी जैसे कर रहे हो ऐसा पढ़ाई नहीं कर पाओगे, है ना। तो फिर ऑन दैट केस अगर कोई न्यू सेक्शंस आता है, नहीं आता है, तो फिर आपको थोड़ा सा अपडेट तो आप लोगों के अंदर रहेगा ही, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिसनर्स रहोगे, तो पढ़ना तो पड़ेगा तब भी। लेकिन हाँ, इतना स्टूडेंट जैसा नहीं, बस जरूरत पड़ने से सेक्शंस को रेफर कर लो और उस सेक्शंस में क्या बोला है उसको जान के क्लाइंट को हैंडल कर लो। मतलब ये कंसेप्ट होता है। इसीलिए देखना, लॉयर्स के पास जाने से, सीएस के पास जाने से, वो लोग क्या करता है, किताब रखा हुआ होता है पीछे, देखे होगे भी, लॉ लॉ ऑफिस, हाँ लॉ फॉर्म वगैरह, वहां पर जैसे आप जाते हैं ना, वहां पर यस चार्टर्ड सर। फॉर्म, लॉ फॉर्म में काफी सारा किताब लाद के रखा होता है, हाँ पीछे उनके और चेयर के पीछे। तो क्या करता है, जब भी जरूरत पड़ता है उतार के रेफरेंस चेक कर लेता है, प्रोविजंस देख लेता है, सेक्शंस देख लेता है, इस तरह से। ठीक है सर, बात तो बहुत सारी चीजें के बारे में करना है। आज सबसे इंपॉर्टेंट जो बात करेंगे दैट इज रिजोल्यूशंस के बारे में बात करेंगे सर। मतलब कंपनी जो मीटिंग करेगा, इतना दिन से मैं आपको मीटिंग मीटिंग का अलग अलग पॉइंट्स के बारे में बात किया, ठीक है। मतलब सिंपल कहा जाए तो लास्ट वीक तो सर मैंने आपसे क्या डिस्कस किया था सर, वोटिंग पूरा डिस्कशन हुआ था लास्ट वीक, है ना। लास्ट वीक पूरा वोट का डिस्कशन किए थे कि कंपनी में वोट कैसे होता है, याद है सबको? यार कंपनी में वोटिंग, यस और सर। फिर एक इंटरेस्टिंग चीज़ था, अगर किसी कंपनी में कोई देश का प्रेसिडेंट अगर उसका मेंबर है, तो फिर उनके बिहाफ में कौन रिप्रेजेंट करने जाएगा, जिसके बारे में सेक्शन 112 बात करता है, ठीक है। या फिर कोई कंपनी अगर किसी और कंपनी का मेंबर बनता है, तो उनके बिहाफ में कौन कंपनी की मीटिंग में जाएगा, जिसके बारे में सेक्शन 113 बात करता है, ठीक है। तो ऐसा डिफरेंट सेक्शंस और उसका यूज हम लोग सीख रहे हैं। तो अभी जो सेक्शंस के बारे में आज बात करने जाएंगे सर, ये सेक्शंस आपको मैं शेयर करता हूँ, देखो। ये सेक्शन सर कंपनी रिजोल्यूशंस के बारे में है। किसके बारे में है? रिजोल्यूशंस के बारे में है सर। रिजोल्यूशंस इन द सेंस, अरे जैसे आपका न्यू ईयर रिजोल्यूशन चलता है, या फिर आप ऐसे मानो कि आपके घर के बगल में कोई क्लब है, ठीक है, क्लब वगैरह होता है ना सर, हाँ, डिफरेंट रीजन्स में क्लब चलता है, या फिर कोई दुर्गा पूजा कमेटी है, ठीक है, या फिर कोई गणेश पूजा कमेटी है, या फिर कोई छठ पूजा कमेटी है। आई डोंट नो छठ पूजा कमेटी होता है कि नहीं होता, बट दुर्गा पूजा कमेटी तो सर होता है। काली पूजा, बंगाल में सर कमेटी बहुत है, इतना कमेटी तो आपको दूसरे स्टेट में कितना मिलेगा आई हैव डाउट, बट हमारे वेस्ट बंगाल में काली पूजा कमेटी, बात बात में कमेटी बना लेते हैं, काम हो ना हो कमेटी रहेगा
मतलब मीटिंग एक जबरदस्त होता है सर। कंपनी मीटिंग क्या करना चाहिए, ये बंगाल में आके दुर्गा पूजा कमेटी से, काली पूजा कमेटी से सीखना चाहिए। सर क्या बात करते हो, लेकिन सर बात समझो, मजाक है, मैं मजाक कर रहा हूँ, बट बात को समझो सर। ये जो भी कमेटी है, दुर्गा पूजा कमेटी, काली पूजा कमेटी, ये भी रिजोल्यूशंस लेते हैं कि इस बार दुर्गा पूजा का बजट क्या होगा, इस बार मूर्ति कहाँ से लाएंगे, इस बार ब्राह्मण कौन होगा, हाँ इस बार पूजा में कोरोना का प्रॉब्लम है, कितना लोगों को पंडाल में घुसने देंगे, पंडाल में घुसेगा तो किस तरह से एंट्री करेंगे। अगर कोलकाता का पूजा है तो फिर कोलकाता का पूजा में क्या है सर, सर उसमें ना वो वीआईपी के लिए अलग लाइन होता है और नॉर्मल लोगों के लिए अलग लाइन होता है। तो वीआईपी के लिए ना पास भी बनता है सर। सर क्या बात करते हो, अरे आप लोग जानते हो, मेरे से ज़्यादा जानते हो, मैं उतना नहीं निकलता सर भीड़ भाड़ में। ये वीआईपी पास वगैरह होता है, वीआईपी पास से भी आप लाइन लगा के थोड़ा कम भीड़ में भी देख सकते हो भगवान जी, दुर्गा पूजा का दर्शन होता है दुर्गा माँ का। तो दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट एक इतना बड़ा भीड़ को टैकल कैसे करना है, सभी चीज़ों का ना रिजोल्यूशन लिया जाता है, ठीक है, दुर्गा पूजा से पहले। सर इसके साथ कंपनी रिजोल्यूशंस का क्या मतलब क्या 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 कनेक्शन है? अरे बहुत कनेक्शन है। अगर आप दुर्गा पूजा काली पूजा समझते हो तो फिर कंपनी का रेजोल्यूशन समझने में क्या बड़ी बात है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। सर ऐसा है क्या? सर रेजोल्यूशंस के बारे में कंपनीज एक्ट 2013, 2013 कॉर्पोरेट लॉ या कंपनीज एक्ट, जो भी नाम से पुकारो सर, ठीक है। अच्छा मैं क्या किसी को आज लिंक भेजना बहुत सारे को भूल गया क्या? देखो बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं। और एक जन को भूल गया। ठीक है सर। अच्छा चलो। तो जो मैं बात कर रहा था आपसे, 2013 कंपनीज एक्ट रिजोल्यूशंस के बारे में सेक्शन 114 से लेके 117 का पूरा चर्चा रखा है सर। 114 से लेके 117 तक रिजोल्यूशंस के बारे में डिटेल्स में बातचीत किया है, किसने? कंपनीज एक्ट 2017 ने, सॉरी 2013 ने। अब बात यह है कि ये रिजोल्यूशंस है क्या, ये रिजोल्यूशंस के बारे में कंपनीज एक्ट क्या कहता है, रिजोल्यूशंस कंपनी क्यों लेता है, क्या क्या मैटर हो सकता है, ये सभी चीज़ें आपको इस सेक्शंस के अंदर जानने को मौका मिलेगा। जैसे ही आपको मैं रिजोल्यूशंस बता दूं, फिर मैं मिनट्स बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको मीटिंग्स बताऊंगा, ठीक है, डिफरेंट कंपनी का मीटिंग कैसे होता है, सभी चीज़ बताऊंगा, कोशिश करूंगा आज ऑलमोस्ट इसको कवर कर लेने का, ठीक है। चलो सर कोशिश तो जारी है, बट रिजोल्यूशन से पहले एक बार आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मार्केट में कंपनी रिजोल्यूशन रियल में करते हैं। ऐसे मैं थोड़ा सा अभी सर्च कर रहा था, ये देखो सर, ये जस्ट डायल का एक रिजोल्यूशन था, ये देखो सर। आप लोग जस्ट डायल कंपनी के बारे में तो ज़रूर सुने होंगे, आई एम श्योर, है ना? सुने कि नहीं सुने जस्ट डायल के बारे में? सर वो सर्च इंजन कंपनी है, यस सर। लोकल, हाँ लोकल सर्चिंग कॉन्सेप्ट में चलता है जस्ट डायल, बड़ा ही फेमस है सर, बॉम्बे बेस्ड कंपनी है, पूरा भारत में छा गया है सर। जस्ट डायल शेयर होल्डर्स अप्रूव रिलायंस इन्वेस्टमेंट इन ईजीएम। सर ये देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हुआ था, जिसमें जस्ट डायल का जो शेयर होल्डर्स है उसने अप्रूव किया कि रिलायंस इन्वेस्टमेंट करेगा, ये मीटिंग में डिसाइड करना पड़ेगा। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, जस्ट डायल का मार्केट में शेयर भी चलता है, जस्ट डायल एक कंपनी है जिसका मार्केट में शेयर भी बिकता है सर। चलो दिखाते हैं आपको जस्ट डायल शेयर। ऐसे 2008-9 उस दौरान 10 के आसपास, 2010 के बाद जस्ट डायल का शेयर क्या ग्रोथ दिया था सर, 14 तक बहुत अच्छा ग्रोथ था इसका। अभी थोड़ा सा ग्रोथ साइडवेज में है, बट फिर भी आपको मैं शो करता हूँ कि जस्ट डायल का बिजनेस लास्ट 5 साल में कैसा रहा। तो आप देख सकते हो सर 2013-14 के दौरान सर इसका शेयर सर 1500, 1600, 1700 के 1500, 1600 के आसपास चला गया था। उसके बाद धीरे धीरे बिजनेस थोड़ा सा मॉडरेट हो गया, क्योंकि मार्केट में काफ़ी सारा कॉम्पिटिटर आ गया, और सबसे बड़ी चीज़ गूगल मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, और अभी ये चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा पहले जैसा बिजनेस नहीं है, बट स्टिल इट्स अ वेरी गुड कंपनी अभी भी। लोकल सर्च में जस्ट डायल वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट निकाल के देता है, ये तो मैं भी मानता हूँ। नाउ पॉइंट इज दैट कि सर ये जस्ट डायल में रिलायंस रिलायंस इन्वेस्ट करेगा, इसके बारे में इन्वेस्ट हो गया सर। ये जो खबर है पुराना खबर है सर, कब का खबर है सर? 15 अगस्त 2021 का खबर है। तो क्या खबर है कि ये डिसीजंस लिया गया था, ये डिसीजंस लिया गया था
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में। ध्यान से सुनना, आपको मैं एजीएम ईजीएम के बारे में पहले भी बोला, आज फिर से बताऊंगा एजीएम ईजीएम का और भी डिटेल्स। लेकिन कंपनी एजीएम करता है साल में एक बार, और अगर कोई बात एजीएम में छूट जाता है बाई चांस, या जरूरत पड़ जाता है मिड ऑफ द ईयर में, मतलब नेक्स्ट एजीएम आते आते अगर कोई जरूरत पड़ जाए, हो सकता है ना कि आप इस बार का एजीएम किए, फिर नेक्स्ट एजीएम कब आते आते आपका कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करना हो गया शेयर होल्डरों के साथ, तब क्या करोगे? बोलोगे नहीं ठीक है, जब तक नेक्स्ट एजीएम नहीं आता तब तक नहीं करेंगे। तो कंपनी क्या करते हैं, ईजीएम बुला लेते हैं, है ना। तब कंपनी क्या करेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल में। वेरी गुड सर। तो ये ईजीएम का रीजन है। जैसे यहाँ पर जस्ट डायल में रिलायंस का इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लेना था, मतलब बेसिकली जस्ट डायल सोच रहा है कि हम रिलायंस को अपना शेयर देगी ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन डील अनाउंस्ड लास्ट मंथ, रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड एक्वायर 66.95% स्टेक इन जस्ट डायल। अरे बाप रे, 3,400,3497 करोड़, ऑलमोस्ट 3,500 करोड़ में रिलायंस ने ये डील पक्का करने का बात किया है, मतलब किया था। ठीक है, ये देखो सर, shareholders of Just Dial Limited on Friday approved plans to issue share worth of 2165 crore through a preferential allotment, उसमें 2165 करोड़ प्रेफरेंस शेयर के हिसाब से, और टू रिलायंस रिटेल वेंचर्स अकॉर्डिंग टू स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग ऑन सैटरडे। ऐसे ऐसे खबर आता है सर, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ये रिजोल्यूशन, ये मीटिंग क्या करते हैं, ये मीटिंग हाँ मजाक थोड़ी ना करते हैं, हाँ बिजनेस का फ्यूचर भाग्य निर्धारण करते हैं सर, कि बिजनेस आगे किधर जाएगा, बिजनेस आगे किस दिशा में चलेगा, बिजनेस का क्या फ्यूचर बन सकता है, ये सभी चीजें मीटिंग में डिसीजन हो जाता है। ये सभी चीजें मीटिंग में डिसीजन हो जाता है, मीटिंग डिसाइड कर देता है सर कि बिजनेस का आगे क्या होने वाला है। तो ये बहुत सारी चीजें आप लोगों को जानने को मौका मिलता है मीटिंग में। तो हमें क्या बताना है आज आपको, चलो देख लेते हैं एक बार जस्ट डायल का थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं कि सच में जस्ट डायल में रिलायंस का करेंटली कितना स्टेक है। सर ये सब क्या जरूरत क्या है, अरे सर रिजोल्यूशन देखना है ना, अगर आपको रिजोल्यूशन समझना है तो ये सब जानना जरूरी है। जानने का मौका मिलेगा कि नहीं, शेयर होल्डिंग होल्डिंग्स, यहाँ पर डिटेल्स तो अभी दिख नहीं रहा है मुझे, बट रिलायंस ऑलमोस्ट 66% स्टेक लिया है सर। प्रोमोटर होल्डिंग है 51%, वो कुछ नाम याद नहीं आ रहा है। म्यूचुअल फंड्स का 7.91% है जस्ट डायल में, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का 1.33 है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का 16.62, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन मतलब फॉरेन म्यूचुअल फंड वाले का, और हम आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स का ऑलमोस्ट 22% शेयर होल्डिंग है। इसके अंदर रिलायंस भी मोस्ट प्रोबेबली प्रोमोटर्स होल्डिंग के अंदर आ जाएगा, बिकॉज प्रोमोटर में नहीं, अदर डोमेस्टिक्स में आ सकता है, या फॉरेन इंस्टीट्यूशन या रिटेल में भी आ सकता है। ठीक है, अब देखना पड़ेगा उसके अंदर क्या बात है, लेकिन यहाँ पर वो डिटेल्स नहीं मिल रहा है मुझे। बस मैं इतना आपको कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से जस्ट डायल ने यहाँ पर 15 अगस्त 2021 को डिसाइड किया था कि कौन मतलब रिलायंस उसमें इन्वेस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये मीटिंग में डिसीजंस हुआ और उसके बेसिस में रेजोल्यूशंस लिया जाता है। ठीक है, और तभी जाके कंपनी अपना मीटिंग में रेजोल्यूशंस लेके आगे बढ़ता है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्यों मैंने आपको स्टार्टिंग में ही रेजोल्यूशंस बताने के लिए ये एग्जाम्पल्स यूज किया। ये बात समझ में आया सर? शुभश्री एंड अभिषेक, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ठीक है सर, अभी कहानी बता रहे थे सर आप लोगों को, मतलब एक्चुअली रिलायंस का जस्ट डायल में इन्वेस्टमेंट हुआ था 2015-21 में, 15 अगस्त के आसपास का एक रिजोल्यूशन था, तो ही मैं एक्चुअली रियल में दिखा रहा था आप लोगों को सबको। तो ठीक है, बाद में एक बार फिर से देख लेना क्लास में, रिकॉर्डिंग में। तो अभी बात समझो सर, ये रिजोल्यूशंस है क्या। ठीक है, 114 से लेके 117 रेजोल्यूशंस को डिटेल्स में समझाते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। सर कहता है इन लेमैन्स लैंग्वेज, हाँ एकदम लेमैन की भाषा में अगर देखा जाए, रेजोल्यूशन इज द फॉर्मल डिसीजंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक फॉर्मल डिसीजंस है व्हाइल ट्रांजैक्टिंग अ बिजनेस एट ए मीटिंग। हाँ ठीक, जिस तरह से मैं आपको बता रहा था, एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे हजारों एग्जाम्पल बन जाएगा। जैसे जस्ट डायल का शेयर होल्डर्स ने अप्रूव किया, रिलायंस ने इन्वेस्ट करेगा, ये कब कब डिसाइड किया, ईजीएम में डिसाइड किया। ठीक है, ईजीएम में रेजोल्यूशन लिया। ऐसे और भी खबर होगा मार्केट में, जस्ट कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने का। ये देखो डिश टीवी का जो लास्ट दिन बताया था आप लोगों को, डिश टीवी का याद है आप लोगों को,
डिस्टीबी के साथ किसी का डिस्प्यूट चल रहा था, ये कहानी में लास्ट दिन समझा रहा था ना। यस सर। किसका था यस केस? बैंक और यस बैंक। यस बैंक और डिस्टीबी का। तो उसका भी ऐसे मीटिंग हुआ था, उसमें भी डिसीजंस ये लोग ले रहा था। ऐसे वैराइटीज काइंड ऑफ आपको मार्केट में खबर मिल जाएगा। आप लोग ये सब खबर ज़रूर देखना, क्योंकि ये सब खबर इसलिए मैं देखने के लिए आप सबको बताता रहता हूँ, बिकॉज जैसे जैसे आप लोग ये सब डिटेल्स जानोगे ना, आपको समझ में आएगा कि आप जो लॉ पढ़ रहे हो उसका रियल लाइफ यूज़ कहाँ है। ठीक है, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ेगा, तो आपको जब इंटरव्यू में सवाल किया जाएगा ना, तब आप उसको समझ पाओगे। अदरवाइज ना सिर्फ किताबी बात हो जाएगा। इंडिगो ईजीएम शेड्यूल्ड फॉर December 30 कंक्लूड्स रीड डिटेल्स, शेयर होल्डर्स 1.4% लोअर। अच्छा, ये इंडिगो का ईजीएम का डेटा है। द ईजीएम वाज रिक्विजिशंस बाय द टू प्रोमोटर। अच्छा, रिक्वेस्ट में ईजीएम करने के लिए दो प्रोमोटर ने बोला, मतलब सेक्शन 111 के हिसाब से होगा सर। ठीक है, सेक्शन 111 जो लास्ट वीक समझाया था, टू रिमूव दिस क्लॉज एज डूइंग सो वुड अलाउ आइदर प्रोमोटर एंटिटी टू सेल और ट्रांसफर शेयर्स टू थर्ड पार्टी विदाउट द अदर नोटिस। इस तरह का बोथ द इंडिगो ग्रुप एंड आरजी ग्रुप टुगेदर होल्ड 74% स्टेक। ठीक है, ये सभी मीटिंग में डिसीजंस होता है सर। ठीक है, तो इस तरह का डिफरेंट चीज़ें हमें देखने को मिलता है रियल लाइफ में। तो लेमैन की भाषा में देखा जाए तो resolutions क्या होता है, is a formal decisions of an organization while transacting a business at a meeting. A motion which has obtained the necessary majority vote in its favor, मतलब जिस मोशंस को, मतलब जो मोशन रखा जाता है मीटिंग में, ठीक है, जो भी बातें रखा जाता है मीटिंग पे, ए मोशन which has obtained the necessary majority vote, जिसको मेजोरिटी वोट मिलता है अपने फेवर में, becomes a resolution। ठीक है, जिस पर्टिकुलर मोशंस को नेसेसरी वोट मिल जाता है, मेजोरिटी होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम वोट मिलता है, उसी को बाद में रेजोल्यूशंस में चेंज किया जाता है। व्हेन अ रेजोल्यूशन इज पास्ड, अ कंपनी इज बाउंड बाय इट। एक बार अगर रेजोल्यूशन पास हो जाए ना, कंपनी को उसे फॉलो करके चलना होता है ना। जैसे आप भी अपने आप को रेजोल्यूशंस करते हो हर साल, हर बार, हर दिन, कभी तोड़ देते हो, कभी कभी एक्सेप्ट कर भी लेते हो, मतलब हमेशा नहीं तोड़ पाते, कभी ना कभी तो रेजोल्यूशंस के हिसाब से चलना पड़ता है ना। या हमेशा तोड़ देते हो सर रेजोल्यूशन, क्या रे? या कभी कभी रेजोल्यूशन के हिसाब से भी चल लेते हो? अरे बोलो ना। दोनों ही होता है। दोनों ही होता है। तो डिफरेंस बिटवीन मोशन एंड रेजोल्यूशन, अब सवाल ये उठता है सर ये मोशन क्या है और रेजोल्यूशन क्या है? सर मोस्ट मैटर्स कम बिफोर अ मीटिंग। बहुत सारा मैटर सामने आता है बिजनेस में। हाँ, किसी का, जैसे आपको बोला, कोई इन्वेस्ट करेगा कि नहीं करेगा, कंपनी डिवेंचर से पैसा उठाएगा कि बैंक से लोन ले लेगा, या फिर शेयर होल्डर से पैसा उठाएगा, बहुत सारी बातें होते हैं सर। तो मोस्ट मैटर कम फ्रॉम मीटिंग बाई वे ऑफ मोशंस रिकमेंडिंग दैट द मीटिंग में एक्सप्रेस approval or disapproval or take certain actions or order something to be done. A motion is a proposal. मोशन क्या है? proposal है। and resolution is the adoption of a motion. मोशन और कुछ नहीं, proposal है कि भाई ये बात रखा जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बोल रहा था ना स्टार्टिंग में, दुर्गा पूजा मीटिंग में, है ना, दुर्गा पूजा मीटिंग चल रहा है, वहां पर कोई बोला कि हम सोच रहे थे कि इस बार दुर्गा पूजा का जो भगवान का मूर्ति है ना, वो मिट्टी का ना करके लोहा का कर लेते हैं। समझ रहे बात को? मतलब लोग अलग अलग प्रपोजल दे सकते हैं। अब कौन से बात रखा जाएगा और कौन सा बात को ठुकराया जाएगा, ये सामने वाले, मतलब वो देखने वाला बात है सर। वो मीटिंग में डिसीजन लिया जाएगा। तो मोशन इज ए प्रपोजल एंड रेजोल्यूशन इज द एडॉप्शन ऑफ ए मोशन। सिमिलरली कंपनी में, जैसे कोई बोला एक काम करते हैं, रिलायंस भी बोला पैसा डालेगा और उधर टाटा भी बोल रहा है पैसा इन्वेस्ट करेगा, तो कोई बोलता है टाटा से ले लो, कोई बोलता है रिलायंस से ले लो, अलग अलग बातें चलता है। लेकिन फर्क यही है कि मोशन मतलब प्रपोजल एंड रेजोल्यूशन क्या होता है? एडॉप्शन ऑफ ए मोशन ड्यूली मेड एंड सेकेंडेड, मतलब जो भी बात रखा गया है उसको सेकेंड में समर्थन करके आगे बढ़ाता है। तो जब भी वो समर्थन मिल जाता है ना, वो रेजोल्यूशन बन जाता है। बट एवरी मोशन नीड नॉट बी फॉलोड बाय ए रेजोल्यूशन। हर एक मोशन को रेजोल्यूशन में तब्दील करना है, हर एक मोशन को रेजोल्यूशन में तब्दील करना है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। एज वेयर ए मोशन इज मेड फॉर द एडजर्नमेंट ऑफ द मीटिंग, ऐसे ये भी हो सकता है कि मीटिंग को कैंसिल करते हैं। ठीक है, ऐसा भी मोशंस में लिया जाता है कि मीटिंग कैंसिल करते हैं, तो इसके लिए रेजोल्यूशंस का ऐसा जरूरत नहीं पड़ता। ये मोशंस वेदर इट इज पास्ड फॉर द क्लोजर ऑफ डिस्कशंस
और एडजर्नमेंट एटसेट्रा। अगर कोई मोशन पास हो रहा है कि भाई डिस्कशन को क्लोज करते हैं या एडजर्नमेंट कर देते हैं मीटिंग को, मतलब आज मीटिंग नहीं करेंगे फिर कभी मीटिंग करेंगे, एडजर्न कर देते हैं एटसेट्रा, कैन बी पास बाय एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। इसके लिए एक सिंपल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने से ही होता है, अनलेस देयर इज स्पेसिफिक प्रोविजन इन द आर्टिकल। अगर कंपनी का जो आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, उसमें अगर कुछ अलग से बोला नहीं है तो आप अगर मीटिंग एडजर्न करना है, डिस्क्लोज क्लोजर करना है मीटिंग को, मोशन को, तो आप एक सिंपल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से ही कर सकते हो। लेकिन अगर कंपनी के एओए, जो कंपनी का रूल बुक कहा जाता है, आप लोगों को मैं पहले भी बताया, कंपनी में एक एमओए होता है, एक एओए होता है। मैं आप लोगों को टाटा पावर का एमओए बहुत बार दिखाता रहता हूँ। अरे हाँ सर, एमओए एंड एओए। एमओए एओए टाटा पावर, ठीक है। ऐसे बहुत सारा कंपनी का एमओए एओए आपको मार्केट में मिल जाएगा, ऑनलाइन में मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कंपनी क्या है, क्या काम करता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब लिखा रहता है। और रूल बुक के अंदर कंपनी कैसे काम करेगा, किस तरह से काम करना चाहिए, ये सभी चीज़ लिखा होता है। जैसे ये टाटा पावर का डिटेल्स है, ठीक है, इसमें सारा का सारा कंपनी का रूल एंड कंपनी का संविधान भी बोलो, कंपनी का संविधान, वो सब चीज़ यहाँ इसमें लिखा रहता है, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ टाटा पावर कंपनी, ठीक है, उसमें लिखा है कि ए नॉट दी अप्लाई बट कंपनी बी गवर्न बाय दीज आर्टिकल्स, जो भी है कंपनी इसी हिसाब से चलेगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या बोल रहा है सर, इसलिए यहाँ पर बता जा रहा है कि नॉर्मली ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस, लेकिन अगर किसी सिचुएशंस में ऐसा लगता है कि प्रोविजंस में कुछ और है तो उसके हिसाब से भी चलना पड़ सकता है। एज पर कंपनीज एक्ट 2013, रेजोल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स। सर दो तरह का रेजोल्यूशन होता है क्या? हाँ सर, दो तरह का रेजोल्यूशन होता है। क्या बात करते हो? हाँ, रेजोल्यूशंस में भी टाइप्स होता है। यस, कंपनी मीटिंग में जो रेजोल्यूशंस लिया जाता है उसका दो टाइप्स होता है। सर क्या टाइप्स? ये देखो सर, एक हो गया ऑर्डिनरी टाइप, मतलब इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और एक होता है स्पेशल टाइप, इसको बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। सर दोनों में कितना क्या फर्क है? सर एक सिंपल सा फर्क है, अगर किसी पर्टिकुलर, हाँ वेरी गुड सर, परसेंटेज का फर्क है। किसी पर्टिकुलर मुद्दे पे अगर ऐसा बात है कि भाई सिंपल मेजोरिटी होने से ही बात बन जाएगा, ठीक है, तो उसको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कहलाएंगे, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी मतलब मानो कि टोटल परसेंटेज क्या है, 100%, ठीक है। अब 100% में अगर किसी एक मुद्दे पे 50% से ज़्यादा, थोड़ा बहुत 50.5 भी हो सकता है या 51 भी हो सकता है। अगर किसी मुद्दे पे 100% लोगों के अंदर 50% लोग या 50% वोट का पावर 50% से थोड़ा सा ज़्यादा होने से ही होगा। अगर मोर देन 50% किसी पर्टिकुलर मुद्दे पे हाँ या ना बोल देता है तो वही रिजोल्यूशंस का भाग्य निर्धारण कर देगा। तो जब 50% इज एनफ, मोर देन 50% इज एनफ फॉर एनी रिजोल्यूशन, if more than 50% is enough, then that particular resolution is called ordinary resolutions. और जब बात 50% से नहीं बनेगा, जब किसी रिजोल्यूशन को पास कराने के लिए आपको कम से कम 3 टाइम्स वोट चाहिए, 3 टाइम्स मतलब एटलीस्ट 75%, मोर देन 75%, एटलीस्ट नहीं, मोर देन 75%। इसका मतलब सर 100 का मतलब 100 को अगर हम लोग 4 भाग में तोड़ दें, मतलब ऐसे बोल सकते हैं ना, 100 को अगर मतलब ऐसे 25-25 करके अगर तोड़ देते हैं, ठीक है, 25%, 25%, 25%, इस तरह से 25 इंटू 4 करके होता है, तो इसका 3 हिस्सा 25 प्लस 25 प्लस 25, ऐसे 75% लोग अगर किसी मुद्दे पे हाँ या ना बोलता है, वो भी रिजोल्यूशंस का भाग्य को बदल सकता है। तो जिस पर्टिकुलर मैटर पे 75% से ज्यादा लोगों का वोट या फिर मत या ओपिनियन इंपॉर्टेंट है, वैसे रिजोल्यूशंस को हम लोग स्पेशल रिजोल्यूशंस के नाम से पुकारेंगे। और जहां पर सिंपल मेजोरिटी बस 50% से ज्यादा होने से ही होगा, वैसे रिजोल्यूशंस को हम लोग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशंस के नाम से जानेंगे। बोलो सर, बात कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। सबको सबको समझ में आ रहा है? अब आगे आगे देखो होता है क्या। अभी आपको मैं ऐसा लिस्ट सुनाऊंगा जिसमें आपको कैसे कब कब ऐसा होता है कि स्पेशल रेजोल्यूशंस का ज़रूरत पड़ता है, उसका भी नॉलेज हो जाएगा ना, और होना भी चाहिए। एक बात याद रखिएगा सर, इससे पहले हम लोगों ने एक बात किया था, ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस, याद है? यस सर।
ऑर्डिनरी बिजनेस का मतलब मैं क्या बताया था सर? अड्डा। अड्डा। अड्डा मीन्स क्या है? डिस्क्लोजर ऑफ एनुअल अकाउंट्स. D for dividend, disclosure of dividend. Another D for appointment of director in place of retiring one, and another A for appointment of auditor. हाँ बोलो बोलो सर बोलो, लास्ट A का क्या मतलब है? बोलो कोई तो बोलो. सर वो ऑडिटर जो फाइनल करते हैं ना उसके बारे में डिस्क्लोज करना होता है कि इस बार ऑडिट कौन करेगा, उसके लिए एक लास्ट वाला यूज करता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सेशन ऑफ ऑडिटर रेम्यूनरेशन. ठीक है, ठीक है. ऑडिटर का रेम्यूनरेशन क्या होगा और ऑडिटर कौन होगा, ये डिसीजंस लेना हर आईजीएम में ये होता है. तो ये जो अड्डा है ये ऑर्डिनरी बिजनेस है. अच्छा ऐसा है क्या कि ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस, स्पेशल बिजनेस के लिए स्पेशल रेजोल्यूशंस? ऐसा नहीं है. ठीक है, ऐसा नहीं है सर. ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस, स्पेशल बिजनेस के लिए स्पेशल रेजोल्यूशंस, इस तरह का कोई मैटर नहीं है. बस एक बात याद रखिएगा, ये जो अड्डा है ये सिर्फ एजीएम में ही चर्चा होता है. ये जो अड्डा है, अड्डा छोड़ के बाकी सब क्या है? स्पेशल. ठीक है, और अड्डा का डिस्कशंस कहीं हो ना हो वो सिर्फ एजीएम में ही होना चाहिए. अड्डा का डिस्कशंस मस्ट बी इन एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग में ही होना चाहिए. ये बात है सर. बाकी रेजोल्यूशंस के साथ इसका कोई ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है. बाकी आगे देखो क्या और जानने को मिलता है. ये मैं थोड़ा पुराना बात कर रहा हूं. नॉर्मली एक ऑडिटर तो 5 साल के लिए आता है किसी कंपनी में, तो क्या उसका रेम्यूनरेशन हर साल चेंज होता है और उसको हर बार डिस्क्लोज करना पड़ेगा यही ऑडिटर है वो? तो 5 साल के लिए मैंडेटरी होता है ना नॉर्मली, अगर रिटायर ना हो या फिर रिजाइन ना करे तो अगर मानो किसी मिड ईयर में कोई चेंजेस हो रहा है, ठीक है, तो इन दैट केस वो चेंजेस भी तो सामने लाना चाहिए ना. ऑडिटर्स का रेम्यूनरेशन फिक्स करना, वो भी तो बात करना चाहिए ना कि भाई हम लोग ऑडिटर का सैलरी को इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं. जो भी कर रहे हैं, नॉर्मली डिक्रीज तो नहीं करेगा, इंक्रीज करेगा, तो वो बात कर लेना चाहिए. या फिर किस परसेंटेज में वो इंक्रीज होना चाहिए ऑडिटर का रेम्यूनरेशन, वो भी बात ऑलरेडी पहले से ही लिखा रहेगा. इसी टर्म्स एंड कंडीशंस में ऑडिटर नॉर्मली कंपनी में अपॉइंट होते हैं, मतलब कंपनी में उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो ये नॉर्मल बात है. ठीक है, ये नॉर्मल बात है. आगे देखना स्पेशल रेजोल्यूशंस में कुछ समझ में आ जाएगा कि कब कब स्पेशल रेजोल्यूशंस का जरूरत पड़ सकता है कंपनी को. आगे आगे देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है, डिस्कस करते हैं. तो सेक्शन 114 ऑफ द एक्ट डिफाइंस एन ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन. इट स्टेट्स दैट सेक्शन 114 सबसेक्शन 1 स्टेट्स दैट रेजोल्यूशंस शैल बी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस. कोई भी रेजोल्यूशंस तब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस है इफ द नोटिस रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट हैज बीन ड्यूली गिवन एंड इट इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड बाय द वोट कास्ट, वेदर ऑन शो ऑफ हैंड्स. वोट कैसे दे सकते हैं? हाथ उठा के, इलेक्ट्रॉनिकली, और ऑन ए पोल. हाँ, पोल वोट, ये सब मैं आप लोगों को लास्ट वीक बताया था, पोस्टल वॉलेट है ना, पोस्टल बैलेट. ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ वोट होता है एज द केस में बी इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशंस. तो वोट आप कैसे करके किसी भी मुद्दे पे अपना मतदान करो. ठीक है, जैसे हम लोग नॉर्मल वोट करते हैं, कंपनी में भी वोट होता है, उसमें रेजोल्यूशंस के फेवर में होगा कि अगेंस्ट में होगा वो डिपेंड करता है. तो यहाँ पर मे बी इन फेवर ऑफ रेजोल्यूशंस इंक्लूडिंग द कास्टिंग वोट ऑफ द चेयरमैन. आप लोगों को मैं पहले बोला था ना, चेयरमैन के हाथ में एक टाई ब्रेकर वोट होता है. अरे जो मीटिंग का चेयरमैन होता है उसके पास एक टाई ब्रेकर वोट होता है कि नहीं होता? इसको कास्टिंग वोट ये बोलते हैं. सर अगर हाँ मतलब अगर वो टाई हो जाए मतलब तो उसके पास है कि कौन से तरफ उसको जाना है, ठीक है, मतलब वो मतलब चेयरमैन ड्रॉ भी, हो जाए मैच तो हाँ, तो चेयरमैन भी एक तरफ चूज करके रेजोल्यूशंस को पास करने में हेल्प कर सकते हैं. सो टू डू वोट इन पर्सन. ठीक है, इस तरह का होता है. या तो पर्सन में वोट होगा या तो प्रॉक्सी से भी वोट हो सकता है ना, और अलाउड अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो जगह देता है तो. बाई प्रॉक्सी और बाई पोस्टल बैलेट एक्सीड द वोट्स इफ एनी कास्ट अगेंस्ट रेजोल्यूशंस बाय मेंबर्स सो एंटाइटल्ड एंड वोटिंग. तो इस तरह से अलग अलग रेजोल्यूशंस पास करने के लिए, मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ वोट के थ्रू से होता है. सिंपली पुट द वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशंस बाय एनी मोड ऑफ वोटिंग शुड एक्सीड द वोट कास्ट अगेंस्ट इट. मतलब कम से कम वो, जो मैं आपको पहले ही बोला, 50% से ज्यादा वोट हो जाए भाई. चाहे वोट का कॉन्सेप्ट कैसा भी हो, इन पर्सन हो, प्रॉक्सी के थ्रू से हो. आप लोगों को पता है पर्सन क्या है, प्रॉक्सी क्या है, मैं पहले ही बात कर चुका सर. ठीक है, तो मोटा मोटी 50% ज्यादा होने से ही आप उसको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस के अंदर ला सकते हो. ठीक है, अब बात करते हैं सर स्पेशल रेजोल्यूशंस की. अब बात करते हैं स्पेशल रेजोल्यूशंस की. आज अभिषेक का नेटवर्क इशू है बहुत ज्यादा. কি রে অভিষেক, নেটওয়ার্কের প্রবলেম কি তোর? হ্যাঁ স্যার, এই বৃষ্টির জন্য হচ্ছে মাঝে মাঝে।
वेदरটা একটু খারাপ তো। अच्छा देखो, अब स्पेशल रेजोल्यूशंस क्या है ध्यान से देखना। एज पर सेक्शन 114 सबसेक्शन 2 ऑफ द एक्ट, रेजोल्यूशन शैल बी ए स्पेशल रेजोल्यूशन। कब होता है स्पेशल रेजोल्यूशन? ये जो भी बातें मैं कर रहा हूँ ना आप लोगों से, ठीक है, ये सब बातें बहुत ही वाइटल बातें हैं सर, बहुत वाइटल। तो एज पर सेक्शन 114 सबसेक्शन 2 of the act, a resolution shall be special when the intention to purpose the resolution as a special resolution has been duly specified in the notice। स्पेशल रेजोल्यूशंस के बारे में हमेशा नोटिस देके पहले बताना पड़ता है। कॉलिंग द जनरल मीटिंग, जब भी कंपनी जनरल मीटिंग बुलाते हैं तो उसमें नोटिस में बता देता है कि हम लोग स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, और अदर इंटीमेशन गिवन टू द मेंबर्स ऑफ द रेजोल्यूशंस। द नोटिस रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट हैज बीन ड्यूली गिवन and the vote cast in favor of the resolution, so either on show of hands or electronically or on poll, or if the case may be in favor of the resolutions, including the casting vote of the chairman, if any, of the chairman by members who being entitled to so vote in person or where proxies are allowed, जहां पर proxy allowed है, और by proxy या फिर postal ballot से दे, जो भी करे। लेकिन एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा, 3 गुना ज्यादा वोट होना चाहिए, कम से कम 3 गुना। मतलब अगर 100% का वोट है तो 3 गुना मतलब होता है 75%। मतलब 75 मतलब क्या, 25 इंटू 3 तब होता है 75। 100 को 4 हिस्से से बांटो तो 100 होता है, तो 3 हिस्सा क्या हो गया 25, तो ये 75% से ज्यादा, ग्रेटर देन 75%, दैट इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ द वोट्स इफ एनी कास्ट अगेंस्ट। मतलब जितना अगेंस्ट में वोट देगा उससे 3 गुना ज्यादा वोट फेवर में होना चाहिए। जितना वोट अगेंस्ट में जाएगा उससे 3 गुना ज्यादा वोट फेवर में होना चाहिए, तभी जाके स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो सकता है। क्लियर है बात? बोलो सर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, क्लियर है कि नहीं? स्पेशल रेजोल्यूशन, यस सर। स्पेसिफाइड मेजोरिटी, स्पेसिफाई करना है मेजोरिटी, कितना मेजोरिटी चाहिए, 75% मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। रेजोल्यूशन शैल बी सेट आउट इन द नोटिस, रेजोल्यूशंस के बारे में नोटिस में पहले से बताना पड़ता है। नोटिस मस्ट स्टेट दैट रेजोल्यूशन इज टू बी पास्ड एज अ स्पेशल रेजोल्यूशंस एंड ओमिशन वुड इनवैलिडेट द रेजोल्यूशंस। अगर नोटिस में पहले से नहीं बोलते हैं तो अगर स्पेशल रेजोल्यूशंस पास कराते हैं तो वो इनवैलिड हो जाएगा रेजोल्यूशंस। प्रॉपर नोटिस ऑफ 21 डेज इज गिवन फॉर होल्डिंग द मीटिंग, कम से कम 21 दिन का क्लियर नोटिस होना चाहिए मीटिंग होल्ड करने का। एंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट शुड बी एनेक्स्ड, एक्सप्लेनेशन भी देना चाहिए टू द नोटिस फॉर कंडक्टिंग स्पेशल बिजनेस, ठीक है। स्पेशल बिजनेस के लिए ही नॉर्मली स्पेशल रेजोल्यूशंस का पॉइंट आ जाता है ज्यादातर केस में, ठीक है। तो इसीलिए स्पेशल क्या बिजनेस डिस्कस होगा जिसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशंस के बारे में भी कमिटी यहाँ कंपनी सोच रहा है, तो उसके बारे में पहले से क्लियर कट बता देना चाहिए, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी बता देना चाहिए, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन देखो सर एग्जाम्पल के तौर पे, ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल क्वेश्चंस क्लियर है ना, तो फिर आप लोगों को बड़ा सुविधा होगा। और लिख लिख के एग्जाम्पल और क्वेश्चंस को घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका हाथ का स्पीड भी चाहिए, और एग्जाम में अगर क्वेश्चन थोड़ा लेंदी भी हो जाए आप कवर कर पाओगे। बार बार बोलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा बात को। इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ ब्लैक मैंगो लिमिटेड, बट उससे पहले अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर कट होना चाहिए, क्योंकि गलत लिखने से तो फायदा नहीं है, इसलिए अंडरस्टैंडिंग क्लियर कट होने से आप जो लिखोगे वो सही लिखोगे। In the AGM of the Black Mango Limited, the notice contained the agenda। 8 स्पेशल बिजनेस के बारे में बताते हैं, 8 स्पेशल बिजनेस के बारे में बात होगा जो AGM में होगा ब्लैक मैंगो लिमिटेड का। नोटिस में ये बताया जा रहा है, the chairman decided to move all the resolutions at one time in order to save time of the members। चेयरमैन ने ऐसा डिसाइड इसलिए लिया ताकि मेंबर्स अपना टाइम सेव कर पाए एट मीटिंग, जो मीटिंग में आ रहे हैं। Discuss whether 2 or more resolutions can be moved together as per the provision of Companies Act 2013। सवाल कर रहा है, क्या एक मीटिंग में एक साथ 2-3 रेजोल्यूशंस पास किया जा सकता है एक ही मूव में? प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट क्या ये सुविधा देते हैं? सर, फॉर द सेक ऑफ अवॉइडिंग कंफ्यूजन एंड मिक्सिंग अप द रेजोल्यूशंस आर मूव्ड सेपरेटली। मतलब क्या है ना, वोट किस मुद्दे पे हो रहा है, किस मैटर पे रेजोल्यूशंस लिया जा रहा है, ये क्लियर कट होना चाहिए। इसीलिए रेजोल्यूशंस आर मूव्ड सेपरेटली, हर एक रेजोल्यूशन सेपरेटली जाना हमेशा लॉजिकल होता है। हाउएवर देयर इज नथिंग इलीगल इफ द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग डिजायर्स दैट 2 or more resolutions should be moved together।
इसमें कोई इलीगलिटी नहीं दिखता कि अगर चेयरमैन को लगता है कि एक साथ 2-3 मैटर को डिस्कस करके रेजोल्यूशंस लेंगे, इसमें कोई इलीगल मैटर नहीं है, बट फिर भी बढ़ावा दिया जाता है किस चीज को कि हो सके तो रेजोल्यूशंस को सेपरेटली लाओ अनलेस एनी मेंबर। अच्छा, जब चेयरमैन बताते हैं कि हम एक साथ 2-3 रेजोल्यूशंस को एक साथ पास कर देंगे एक ही मूव में, एक ही मोशंस पे, अगर कोई मेंबर अनलेस एनी मेंबर रिक्वायर्स दैट each resolution should be put to vote separately or unless a poll is demanded in respect of any, अगर कोई मेंबर बाई चांस ये बात कर देते हैं तो इन दैट केस मीटिंग को सेपरेटली रेजोल्यूशन पास करना होगा। द ओनली केस वेयर रेजोल्यूशन शुड बी मूव्ड सेपरेटली, एक केस ऐसा है जिस केस में रेजोल्यूशन सेपरेटली ही मूव कराना है, रेजोल्यूशन शुड बी मूव्ड सेपरेटली, एक ही केस ऐसा है जो बात ध्यान में रखिएगा, इज द वन व्हिच रिक्वायर्स दैट एज रिगार्ड्स द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, जब कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंटमेंट किया जाता है एट अ जनरल मीटिंग ऑफ ए पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, जहां पर 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्टर मे नॉट बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर्स बाय सिंगल रेजोल्यूशंस, जहां पर एक सिंगल रेजोल्यूशंस में एक से ज्यादा या 2 से ज्यादा डायरेक्टर व 2 और मोर 2 से ज्यादा डायरेक्टर आप अपॉइंट नहीं कर सकते। ऐसे केसेस में आप अगर डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो तो सेपरेट मूवमेंट लाओ, सेपरेट मूव से सेपरेट रेजोल्यूशन सेपरेट मतलब कॉन्सेप्ट के साथ ही करना होगा, एक साथ सारा का सारा मीटिंग का दूसरा पॉइंट के साथ मिक्स अप नहीं कर देना है। बात समझ में आ रहा है सर? जैसे कि एक सिंपल बताते हैं आपको कि मानो कि एक मीटिंग में ढेर सारा मैटर में डिस्कशन हो सकता है, जैसे कि आपको अभी बता रहा था ना सर कि जैसे मानो जस्ट डायल का जो कॉन्सेप्ट आपको मैं शेयर कर रहा था कि जस्ट डायल ने सोचा कि रिलायंस इन्वेस्ट करेगा, फिर जस्ट डायल ने सोचा और भी कुछ मीटिंग में डिस्कशन हो रहा है कि जस्ट डायल का रिलायंस का इन्वेस्टमेंट इन जस्ट डायल, जैसे कि ये वाला पॉइंट में मैंने आपको बताया कि रिलायंस जस्ट डायल में 66% स्टेक लेना चाहता है, ये मीटिंग में डिस्कशन होगा। उसके साथ और भी पॉइंट आ रहा है कि जैसे जैसे मानो जस्ट डायल बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग सोच रहे हैं कि पैसा चाहिए तो कुछ लोन या डिवेंचर भी मार्केट से उठाते हैं, तो ऐसा 500 करोड़ का डिवेंचर रेज करते हैं, ऐसे बहुत सारे मुद्दे पे डिस्कशन हो सकता है, या फिर ऑडिटर को रीअपॉइंट करना है, या फिर ऑडिटर जो है उसको अभी हटा देना चाहिए, ठीक है, काम ठीक से हो नहीं रहा है, डिफरेंट मैटर डिस्कशन हो सकता है एक मीटिंग के अंदर। अब सवाल ये उठता है कि हर एक मैटर के लिए अलग अलग वोट होगा या हर एक मैटर को अलग से सामने रखना चाहिए और उसके अगेंस्ट में या फेवर में वोट मांगना चाहिए, ठीक है, ये सब्जेक्ट टू डिस्कशन है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर देखो सर 2 पॉइंट एक साथ बता रहे हैं, 2 पॉइंट यहाँ पर एक साथ बता रहे हैं, फॉर द सेक ऑफ अवॉइडिंग कंफ्यूजन एंड मिक्सिंग अप रेजोल्यूशंस आर मूव्ड सेपरेटली, ताकि मिक्सअप ना हो, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, हर एक रेजोल्यूशंस को सेपरेटली मूव कराना चाहिए। बट ऊपर से उल्टा भी बोल रहा है, देयर इज नथिंग इलीगल if the chairman of the meeting desires that 2 or more resolutions should be moved together unless any member, जब तक कोई member requires that each resolution should be put to vote separately or unless a poll is demanded in respect of any, अगर कोई बीच में बोल देता है तो इन दैट केस अलग से करना पड़ेगा। मेंबर्स एक कोई जो भी मेंबर का वोटिंग पावर है, अगर वो कुछ भी बोलता है तो बात तो मानना पड़ेगा ना। तो ये सब बात सामने आ जाता है सर कि रेजोल्यूशन पास करने का अलग अलग तरीका। तो ये बोलो सर ब्लैक मैंगो का केस समझ में आया कि नहीं? यस सर। Where notice, अच्छा एक बात और, where notice has been given for several resolutions, each resolution must be put separately, अगर अलग अलग several resolutions के लिए बोला है नोटिस के अंदर तो सभी resolutions के लिए अलग अलग सेपरेट वोट का इंतजाम होना चाहिए। However, if the meeting unanimously adopts all the resolution, this would not be this would not be material, मतलब अगर मीटिंग ऐसे करते कि सारा का सारा रेजोल्यूशन को एक ही मैटर में अनएनिमसली मतलब विदाउट एनी डिबेट कर लेता है, ठीक है, अनएनिमसली कर लेता है, तो वो मटेरियल नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा, वैल्यूएबल नहीं होगा। इसीलिए अगर नोटिस के अंदर आप डिफरेंट रेजोल्यूशंस के बारे में बात करते हो तो सभी मैटर को आप अलग से ही उठाओ, सेपरेटली ही सामने रखो, ठीक है। समझ में आ रहा है? कभी आप लोग पार्लियामेंट देखते हो सर, लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी कभी देखे हो? नहीं सर। Yes, sir. अगर नहीं देखा और या देखना अभी तक चालू नहीं किया तो जरूर देखिएगा, और जो देखता है उनको थैंक यू, देखिएगा सर। कभी समय करके यूट्यूब में भी देख सकते हो, बट जब भी सेशन होता है ना अपने पार्लियामेंट में, सेशन देखने का एक हैबिट रखिए कि क्या बात होता है, हमारा किस्मत कौन बना रहा है, ये पूरा देश का शेयर होल्डर कौन है सर?
अरे ये भारत देश का शेयर होल्डर कौन है? अरे बोलो। अगर हम भारत लोग। देश, अगर भारत ये जो देश है हमारा, ये अगर पार्लियामेंट, ये अगर हमारा एक कंपनी है, ठीक है, जस्ट इमेजिन कि पार्लियामेंट इज लाइक ए कंपनी, ठीक है। अब इस कंपनी का मेंबर कौन है? फिर इस कंपनी का मेंबर हम आप सब कोई है, ठीक है। वी ऑल आर इक्विटी शेयर होल्डर। और इनको चुनने के लिए कोई चेयरमैन होते हैं सर, जो स्पीकर मैडम या स्पीकर सर होते हैं, देखे ना आप लोग, हाँ, जो पार्लियामेंट को बेसिकली आगे लेके चलते हैं सदन में, चेयरमैन होते हैं। स्पीकर स्पीकर से स्पीकर मैडम या स्पीकर सर से कोई तो होगा सर, ठीक है। बहुत सारे फेमस फेमस लोग चेयर संभालते हैं। कहने का मतलब है कि चेयरमैन कोई होता है, कोई वहाँ पर जो अलग अलग शेयर होल्डर्स अपना ओपिनियन रखता है, ठीक है। चलो मैं देखता हूँ लोकसभा, हाँ समथिंग लाइक ये अभी लोकसभा का स्पीकर है सर, ठीक है, ओम बिरला, आई होप यू ऑल नो। सुमित्रा महाजन बहुत दिनों तक थे, इस तरह से है ना। इस काइंड ऑफ ऐसे ही हमारा लोकसभा देखने में होता है। ऐसे चेयर में कोई होता है सर, यहाँ पर अलग अलग हमारे चुना हुआ मेंबर्स को हम लोग भेजते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जब भी कोई बिल पास होता है, कोई रूल पास होता है, कोई ओपिनियन को रखा जाता है, फिर इसी तरह से वोट इन फेवर वोट इन अगेंस्ट करके बिल पास किया जाता है डिफरेंट सेशंस में कि हाँ ये बात काम होगा नहीं होगा। इस डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर पे बात चलता है सर, ठीक है। इसका एक अलग ही कॉन्सेप्ट है जो पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ाया जाता है कि किस तरह से पार्लियामेंट फंक्शन करता है। बट पार्लियामेंट फंक्शन जैसे एक लॉ है, वैसा ही कंपनी का फंक्शंस भी एक लॉ है, जो नॉर्मली चार्टर्ड कंपनी सेक्रेटरी इसको समझना पड़ता है। बट अगर आप इस दोनों का मतलब अगर बेस को समझने का कोशिश करो, इट्स ऑलमोस्ट सेम, इज ऑलमोस्ट सेम। जिस तरह से कंपनी चलना चाहिए उसी तरह से, जिस तरह से देश चलता है उसी तरह से कंपनी चलना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको पार्लियामेंट का मतलब पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज अगर आप गैदर करते हो तो कंपनी समझना आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। सर क्या बात करते हो, कल से पॉलिटिकल साइंस पढ़े क्या? सर पढ़ने से कुछ खराब थोड़ी ना है, हाँ। ऐसे तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना ही पड़ता है आप लोगों में, स्पेशली सीएस को कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पढ़ना पड़ता है सर। ठीक है सर। तो ये जस्ट मेरा एक एग्जांपल था। ऐसे आप लोग जानते हो ना, जो लोग ये यूपीएससी इंडियन सर्विस जो आईआरएस वगैरह करते हैं, इनको पॉलिटिकल साइंस का अच्छा नॉलेज होना चाहिए सर। सर सारा ऑल शेयर होल्डर्स आर मेंबर ऑफ द कंपनी, मतलब रजिस्टर ऑफ मेंबर्स उनका नाम होगा। हाँ ऑब्वियसली, जो भी कंपनी का शेयर होल्ड करेगा कंपनी के रजिस्टर में उनका नाम जरूर हो। अब सबका, अगर वोटिंग मैंने पावर, खरीदा तो मेरा भी होगा। वोटिंग हाँ पावर तो नहीं होगा। वोटिंग पावर सबका नहीं होगा, बट आप अगर शेयर खरीदे हो तो आपका नंबर है, नाम है। आप अगर बीएससी से शेयर खरीदे हो तो बीएससी के साइट में जाके जो भी कंपनी का शेयर खरीदे हो आप, उसमें आपको डेटा मिल जाएगा। अगर आप एनएससी के साइट से खरीदे हो, मतलब जो लिस्टेड कहाँ पर है आपका वो शेयर, अगर बीएससी में लिस्टेड है तो बी मतलब आप खरीदने के टाइम पे ना वहाँ पर चूज करना पड़ता है कि आप कौन सा एक्सचेंज को चूज कर रहे हो, कि फ्रॉम बीएससी और थ्रू एनएससी, ठीक है। तो आप वो ध्यान में रखना पड़ता है शेयर परचेस करने के टाइम पे। और फिर आप जब उसको ढूंढोगे ना, आपका रजिस्टर जो भी डिटेल्स है, ठीक है, उसके थ्रू से आपका नाम वगैरह सब कुछ आ जाएगा वहाँ पर। মানে তো সে একটা শেয়ার কিনুক কি দুটো শেয়ার কিনুক, जितना एक शेयर खरीदे या 1000, नाम जरूर आएगा। এক একটা কোম্পানি দেখছি স্যার এনএসসি তেও স্যার লিস্টেড থাকে আর বিএসসি তেও লিস্টেড থাকে, একটা हाँ, এতে কি করে ज्यादातर দুই জায়গায় ज्यादा अरे ज्यादातर कंपनी दोनों स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं। कोई कोई कंपनी दोनों में लिस्टेड होगा तो दोनों के पास पैसा जमा करना होता है। जो बड़ा कंपनीज होते हैं वो दोनों में लिस्टेड होते हैं, और जो थोड़ा स्मॉल होते हैं वो या तो बीएससी को चूज करता है या तो एनएससी को चूज करता है। हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है उसमें? आपका सर आपका शेयर स्पेशल अगर, रेजोल्यूशन का भी, स्पेशल रेजोल्यूशन का भी तोड़ है ना। मतलब मैं एक मतलब प्रीवियस पढ़ रहा था कि मतलब अल्ट्रेशन ऑफ शेयर किया था, मतलब क्या तो फिर है ना उसमें से 75 मेंबर एग्री थे, पर बाकी के जो 25 मेंबर थे तो उसमें से है ना फिर 10 मेंबर एग्री नहीं थे, तो उन लोगों ने ट्राइब्यूनल में अपील किया और फिर ट्राइब्यूनल फिर उसका फैसला सुनाएगा कि जो कंपनी के डिसीजन सही है या फिर जो 10 मेंबर बोल रहे हैं उनका डिसीजन सही है। तो उस पर भी हो सकता है ना सर? यस यस यस, ये तो हो सकता है, ये तो एकदम से कॉमन सेंस में सोचो, ठीक है। यस ऑब्वियसली, अगर मतलब फेवर में कुछ पॉइंट जाता है तो नॉर्मली उसको पास कर देते हैं, नॉर्मल बात यही होता है।
बट हो सकता है कि 10% मेंबर अगेंस्ट में हैं, ठीक है, 10% मेंबर अगेंस्ट में हैं, तो क्या इनका बातों का कोई वैल्यू नहीं है? हाँ, तो अगर इनको लगता है कि मैटर पास होना नहीं चाहिए, ठीक है, तो वो ट्राइब्यूनल में NCLT में जा सकते हैं सर, ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं, अपना मत रख सकते हैं वहाँ पर। अगर NCLT को लगता है कि बातों में दम है, वैलिडिटी है, तो फिर उसमें बात होता है, क्यों नहीं होगा? ठीक है, सबके पास मौका होता है, बट जनरल केसेस में, जनरल मैटर में ऑब्वियसली मेजोरिटी आगे बढ़ेगा, नहीं तो कंपनी का काम आगे कैसे बढ़ेगा, सोचो आप, है ना? नहीं तो कोई भी मैटर, लेकिन अगर Yes, sir. कोई, अगर हाँ वो आगे बात करेंगे सर, ठीक है, ये जो भी आप सवाल उठा रहे हो ना, ये सभी चीज़ आगे आगे मैं बात करूंगा आपके, कि हर चीज़ों का तोड़ जरूरत है, मेजोरिटी होने से ही नहीं होता, नॉर्मल बात में मेजोरिटी होना जरूरी है, बट हाँ हो सकता है कि जो अगेंस्ट में है, मोशंस के अगेंस्ट में जा रहा है, या फिर उसका मानना है कि ये होना नहीं चाहिए, तो क्या उसके पास कुछ भी नहीं है? तो अगर उसके पास सॉलिड कोई कारण हो, सॉलिड कारण होना चाहिए, तो फिर वो जा सकते हैं, लेकिन अगर सॉलिड रीजन हाँ ना सर, हो, कारण सॉलिड था, मतलब जो कंपनी ने जो अलॉटमेंट ऑफ शेयर किया था ना, उस पैसे को कंपनी ने बोला कि मैं अब ये ऑब्जेक्टिव पे ना पैसा नहीं लगाऊंगा, मैंने नोटिस किया है, क्या मैं अपना ऑब्जेक्टिव चेंज कर सकता हूँ? मतलब सॉलिड कारण था कि जिस चीज से आपने पैसा उठाया उस चीज में तो आप लगा नहीं रहे हो, आप चेंज कर रहे हो, तो इसीलिए उस पे वो था, देखा था तो, और उसमें भी कहा था कि मिनिमम 9% मेंबर तो होने ही चाहिए ट्रिब्यूनल के पास जाने के लिए, अगर उससे कम होगा तो आप नहीं जा सकते हो। यस, ठीक है, ये सब चर्चा आगे आगे करते हैं सर, जंप नहीं करेंगे अभी, जंप करने से मुश्किल है, इसलिए पहले धीरे धीरे एक एक करके आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, और मैटर को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, एज पर द एक्ट स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड इन द फॉलोइंग केसेस। अच्छा ये बात भी ध्यान से देख लो सर। अच्छा, स्पेशल नोटिस से पहले एक बात और कर लेना चाहिए। सेक्शन 115 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट्स दैट वेयर बाय एनी प्रोविजंस contained in this act or in the article of association of a company, special notice is required for passing any resolutions. Then the notice of the intention to move such resolutions shall be given to the company by such number of members holding not less than 1% of the voting power or holding shares on which such aggregate sum not exceeding 5 lakh rupees as may be prescribed has been paid up. ठीक है, एंड स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग केसेस। ये केस देख लो, क्लैरिटी और आ जाएगा कि किस किस केस में स्पेशल नोटिस होना जरूरी है। रेजोल्यूशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर्स, लेकिन ये कोई रिटायरिंग ऑडिटर की जगह नहीं है सर। resolutions for appointment of an auditors other than retiring auditor, other than the retiring auditor, मतलब ऑडिटर रिटायर कर रहे हैं उसके जगह में ऑडिटर आ रहा है, ये तो अड्डा हो गया। रिटायरमेंट ऑडिटर की जगह न्यू ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हो तो अड्डा का केस हो गया। बट ये अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर एट एन एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है, रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, ऐसे केसेस में स्पेशल नोटिस होना चाहिए। 140 सबसेक्शन 4 में ये बताया गया है। Resolution at an annual general meeting to provide that a retiring auditor shall not be reappointed. क्या बोल रहे जा रहा है कि रिटायरिंग ऑडिटर शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड, इस तरह का बात में बात चल रहा है, तो ये भी एक तरह का स्पेशल नोटिस होना चाहिए सेक्शन 140 के अंदर। रेजोल्यूशंस टू रिमूव अ डायरेक्टर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज पीरियड ऑफ ऑफिस, मतलब कोई डायरेक्टर है कंपनी का, उसका टर्म खत्म नहीं हो रहा है, उससे पहले ही आप कंपनी उसको एक्सपायर करना चाहता है डायरेक्टर को, तो ऐसे केसेस में 169 सबसेक्शन 2 स्पेशल नोटिस देने का बात करता है, बिकॉज वो मीटिंग में चर्चा होना चाहिए ना, तो सभी को स्पेशल नोटिस बताना चाहिए सर कि डायरेक्टर को एक्सपायर करने का बात होगा। रेजोल्यूशंस टू अपॉइंट अनदर डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिमूव डायरेक्टर, जिसको हटा के दूसरा डायरेक्टर को ज्वाइन कराना चाहते हैं, बहुत बड़ा बात है सर कंपनी के लिए, कंपनी का कैप्टन चेंज होने वाला है, आप समझ रहे हो ना, तो स्पेशल नोटिस तो बनता है। फर्दर द आर्टिकल में प्रोवाइड फॉर एडिशनल मैटर्स व्हिच में रिक्वायर स्पेशल नोटिस, आर्टिकल और भी मैटर के बारे में बात कर सकता है। अगर आर्टिकल में लिखा है कि ये सब मैटर में स्पेशल नोटिस होना मेंबर्स को जरूरी है, रूल 23 स्पेशल नोटिस के बारे में और भी बात करते हैं, जैसे कि स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू द कंपनी शैल बी साइंड आइदर इंडिविजुअली या फिर कलेक्टिवली बाय सच नंबर ऑफ मेंबर्स जिनका शेयर होल्डिंग 10% है, नॉट लेस देन 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, टोटल वोटिंग पावर 1% से कम नहीं होना चाहिए ऐसा मेंबर, कलेक्टिवली या इंडिविजुअली, और होल्डिंग शेयर्स जिनका एग्रीगेट वैल्यू सम नॉट लेस देन 5 लाख रुपीज हैज बीन पेड अप कैपिटल का ऑन द डेट ऑफ द नोटिस। ठीक है, पॉइंट 2 बता रहा है सर, द एफॉरमेंशन नोटिस शैल बी सेंड बाय मेंबर्स टू द कंपनी not earlier than sent by members to the company not earlier than the 3 months but at least 14 days before the date of the meeting at which the resolution is to be moved,
एक्सक्लूसिव ऑन द डे ऑन व्हिच नोटिस इज गिवन एंड द डे ऑफ द मीटिंग। मतलब कम से कम 3 महीना से तो कम नहीं होना चाहिए, 3 महीना से ज्यादा नहीं, नॉट अर्लियर देन 3 महीना, ठीक है, और कम से कम 14 दिन से अंदर पहले नोटिस भेज देना चाहिए। द कंपनी शैल इमीडिएटली आफ्टर रिसिप्ट ऑफ द नोटिस गिव इट मेंबर्स नोटिस ऑफ द रेजोल्यूशन एटलीस्ट 7 days बिफोर द मीटिंग, ठीक है, 7 दिन पहले मीटिंग के पहले रेजोल्यूशंस के बारे में बता चाहिए। एक्सक्लूसिव ऑफ द डे ऑफ डिस्पैच, जिस दिन नोटिस डिस्पैच हो रहा है नोटिस का, एंड द डे ऑफ मीटिंग, इन दोनों दिन को छोड़ के 7 दिन, ठीक है, ये 7 दिन में डिस्पैच डेट नहीं है और जिस दिन मीटिंग होगा वो दिन नहीं है। इन द सेम मैनर एज इट गिव्स नोटिस ऑफ एजीएम, एनी जनरल मीटिंग, किसी भी तरह का जनरल मीटिंग का नोटिस जैसे होता है रेजोल्यूशंस के लिए भी वैसा ही बात कर रहा है। और एक चीज भी बोला सर, where it is not practicable to give the notice in the same manner as it gives notice any general meeting, अगर जनरल मीटिंग में जैसे नोटिस भेजा जाता है, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा है कंपनी की तरफ से, द नोटिस शैल बी पब्लिश्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज इन इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड इन वर्नाकुलर लैंग्वेज इन ए वर्नाकुलर न्यूज़पेपर। मतलब उस पर्टिकुलर स्टेट में जहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पर जो भाषा चलता है, मतलब बंगाल में बंगाली, उड़ीसा में ओडिया, ठीक है, तेलुगु में तेलुगी भाषा, तमिल में तमिल, जैसे जहां पर जो लोकल वर्नाकुलर है, जो मतलब सबसे ज्यादा सर्कुलेटिंग पेपर है, both have wide circulation in the state where the registered office of the company is situated, and such notice shall also be posted on the website if any of the company. The notice shall be published at least 7 days before the meeting, exclusive of the day of publication of the notice and the day of the meeting, इन दोनों दिन को छोड़ के, ठीक है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी आगे बात बढ़ते हैं सर 116 की तरफ, ठीक है, 116 की तरफ बढ़ते हैं सर। रेजोल्यूशन पास्ड एट एडजॉर्न मीटिंग। अब जो मीटिंग एडजॉर्न हो जाते हैं, एडजॉर्न मतलब सपोज किसी डेट में मीटिंग होना था, उस डेट में नहीं हुआ, दूसरे डेट में मीटिंग रखा गया और उस दिन में कुछ रेजोल्यूशंस पास हुआ, तो क्या होता है? तो एडजॉर्न मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हो सकता है क्या? यस, हो सकता है। आगे देखते हैं सर कैसे हो सकता है, सेक्शन 116 बताते हैं। तो as per section 116, where a resolution is passed at an adjourned meeting of a company or the holders of any class of shares, any class मतलब इक्विटी है कि प्रेफरेंस है, ऐसे बात कर रहा है सर, और the board of directors, the resolution shall be treated as passed on the day it was actually passed. resolution पास उसी डेट को माना जाएगा जिस दिन में एक्चुअल में डिसीजंस लिया जा रहा है, रेजोल्यूशंस लिया जा रहा है, उससे पहले वाला कोई डेट को नहीं माना जाएगा। से फॉर एग्जांपल सर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, पर्पल बनाना प्राइवेट लिमिटेड, वाह क्या कलर है बनाना का, हाँ ऐसे। आज मैं सर मार्केट गया था सुबह, तो ब्रिंजल लेके आया, बेगन, वाइट ब्रिंजल। आप लोग खाए हो सर वाइट ब्रिंजल? मैं नॉर्मली तो उतना नहीं खाया। लाइट ग्रीन खाया, व्हाइट नहीं खाया। आज लेके आया मैं वाइट ब्रिंजल, ठीक है, दाम सेम लिया, जो नॉर्मल बैगन का कलर होता है वैसा ही कलर, मतलब वैसी दाम है, लेकिन ये वाइट वाला है, ठीक है। मैं देख के দাদা सोच, हाँ बोलो। টিভিতে দেখছিলাম হলুদ বেগুনি সব ফুলকপি हाँ होता है, চাষ হচ্ছে। हाँ होता है सर, हो रहा है। कलर नहीं देता वो, प्रोसेस पहले ही कुछ तो वो बोटानिकली कुछ करते हैं उस पे, आई थिंक হ্যাঁ कलरिंग, লাল অনেক কালার হচ্ছে। कलर बन रहा है सर। टेस्ट इज सेम, सेम टेस्ट होता है। अच्छा देखो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी पर्पल बनाना प्राइवेट लिमिटेड वाज ड्यू टू बी हेल्ड ऑन 23 सितंबर 2019, ठीक है, से फॉर एग्जांपल 23 सितंबर 2019 को इसका मीटिंग होने वाला था। हाउएवर ड्यू टू वांट ऑफ कोरम, कोरम तो आप लोग जानते हो ना सर, कोरम मतलब क्या, मीटिंग में मिनिमम मेंबर होना जरूरी है मीटिंग करने के लिए। पूरा लिस्ट पढ़ा था आप लोगों को कोरम का, भूल तो नहीं गए क्या रे? नहीं सर। प्राइवेट कंपनी के लिए कितना कोरम जरूरी है? 2। थैंक यू सर, ठीक है, बाकी तो जानते ही हो आप लोग, ठीक है। तो कोरम नहीं आया, however due to want of quorum the meeting was adjourned to a later on date 1 अक्टूबर 2019। मीटिंग को 1 अक्टूबर 2019 को रखा गया, and 2 resolutions were passed on that date। Now as per the section 116 of the Companies Act 2013, the said 2 resolutions shall be deemed to have been passed on the original date of the meeting, that is 1 अक्टूबर 2019 and not an earlier date। मतलब बाद में जब कोई बोलेगा, सोचेगा कि फिर मीटिंग कब होता, मीटिंग तो 23 को था, तो शायद रेजोल्यूशन 23 को पास हुआ, नहीं, मीटिंग एक्चुअल में 23 को एडजर्न हो गया था,
23rd का जो मीटिंग था वो एडजर्न होके कब आया था? 1 अक्टूबर को आया था। रेजोल्यूशन कब पास हुआ था? 1 अक्टूबर को पास हुआ था। तो माना ही जाएगा जिस दिन मीटिंग रेजोल्यूशन पास होगा उसी डेट को माना जाएगा, ना कि ओरिजिनल डेट को। मतलब ओरिजिनल डेट मतलब सॉरी, जो प्री डिसाइडेड, पहले से जो डिसाइड हुआ था। एक्चुअली जिस दिन मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होता है उसी ओरिजिनल डेट मतलब यहाँ पर 1 अक्टूबर, जिस दिन एक्चुअल में मीटिंग होता है, उससे पहले वाला डेट को नहीं माना जाएगा। तो एडजर्न मीटिंग में अगर रेजोल्यूशन पास होता है तो एडजर्न डेट को ही ओरिजिनल डेट माना जाएगा मीटिंग का। ठीक है, बोलो सर। अरे बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। अब 117 रेजोल्यूशंस एंड एग्रीमेंट टू बी फाइल्ड। रेजोल्यूशंस के लिए एग्रीमेंट क्या क्या फाइल होगा, रेजोल्यूशंस क्या होगा, उसका एग्रीमेंट क्या फाइल करना पड़ेगा, जो 117 के अंदर बोला गया है। तो फटाफट देख लेते हैं रेजोल्यूशंस लेने के बाद एग्रीमेंट क्या होता है, क्या फाइल करना पड़ता है, इस तरह का बात है। Section 117 of the Act provides that a copy of every resolution and an agreement in respect of matters specified therein, together with an explanatory statement, shall be filed in form number MGT 14. Okay, with the registrar within 30 days it's passing the register shall register the same. 30 days के अंदर the register within 30 days of its passing, resolution पास के 30 दिन के अंदर रजिस्टर के पास जमा करना हो। Provided that the copy of every resolutions which has the effect of altering the article and the copy of every agreement referred to in subclause subsection 3 of 117 shall be embodied in or annexed to every copy of the article issued after passing the resolution or making of the arrangement. अब आगे देखो सर, resolution and agreement to be filed with registrar as under, जैसे कि क्या क्या करना है सर। स्पेशल रेजोल्यूशन जो लिया गया, special resolution जो लिया गया, resolutions which have been agreed to by all members of a company but which if not so agreed to would not have been effective for their purpose unless they had been passed as special resolutions. Any resolutions of the board of directors of a company or agreement executed by a company relating to the appointment, reappointment or renewal of the appointment or a variation of the terms of appointment of a managing director, ये सब बातें रजिस्टर के पास बताना जरूरी है। Resolutions or agreement which have been agreed to be by any class of members, मतलब equity, preference, any class, but which if not so agreed to would not have been effective for their purpose unless they have been passed by a specified majority or otherwise in some particular manner, and all resolutions or agreements which effectively bind such class or members though not agreed to by all those members, जो भी बात है, जो एग्री किया था, जो एग्री नहीं किया था, ये सारा का सारा मैटर रेजोल्यूशंस के साथ साथ रजिस्टर के पास फाइल होना चाहिए। ठीक है सर, ये सब डिटेल्स कैसे मेंटेन होता है सर? मिनट्स लिखा जाता है, आगे बताता हूँ आपको मैं मिनट्स। मीटिंग में जो भी हो रहा है सारा का सारा मैटर एक जगह में लिखना पड़ता है सर। रेजोल्यूशंस रिक्वायरिंग अ कंपनी टू बी ओन्ड अप वॉलंटरीली, मतलब जो कंपनी अपने आप को वॉलंटरीली खत्म करना चाहता है, मतलब बंद करना चाहता है। पास्ट इन परसेंस ऑफ सेक्शन 59 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, मतलब कंपनी बंद तभी होता है सर जब मार्केट में दिवालिया हालत हो जाता है, तो उसके लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है वो पास होना जरूरी है। Resolution passed in pursuance of subsection 3 of section 179, provided no person shall be entitled under section 399 to inspect or obtain copies of such resolutions. किसी को इसका इंस्पेक्ट करने का मौका नहीं मिलता एज पर 399, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग कंटेंट इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू बैंकिंग कंपनी, मतलब जो भी बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ ये बैंकिंग कंपनी में अप्लाई नहीं होता इन रेस्पेक्ट ऑफ रेजोल्यूशन पास टू ग्रांट लोन्स, गिव गारंटी और प्रोवाइड सिक्योरिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ लोन्स अंडर clause F of subsection 3 section 179 and any other resolution or agreement as may be prescribed and placed in the public domain. ठीक है, ये और इतना जरूरी नहीं है, बस आगे मैं आपको पेनल्टी के बारे में जो बता रहा हूं ये आप थोड़ा देख लो। पेनल्टी अंडर सेक्शन 117 सबसेक्शन 2 क्या बात करता है समझ लो सर। इफ एनी कंपनी फेल्स टू फाइल द रेजोल्यूशन और द एग्रीमेंट अंडर सबसेक्शन 1 बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड देयरिन, अगर रेजोल्यूशंस फाइल करने में वो फेलियर हो जाते हैं
such company shall be liable to a penalty of 1 lakh rupees and in case of continuing failure, अगर उसका फेलियरिटी कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है, with further penalty of 500 rupees for each day after the first during which such failure continues, subject to maximum of 25 लाख रुपया. Every officer of the company who is in default including liquidator of the company. liquidator मतलब जो कंपनी को बंद करवाते हैं, जिनका बैंकरप्सी हो जाते हैं, ठीक है, मतलब जो प्रोसेसिंग में लग जाते हैं कंपनी का लिक्विडेटर के तौर पे, लीगल मैटर को देखते हैं, सीएस वगैरह होता है सर, चार्टर्ड भी हो सकते हैं, जो भी कंपनी का वैल्यूअर हो सकते हैं. इफ एनी शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 50,000 रुपीज एंड ईच इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर. मतलब अगर ऑफिसर इन डिफॉल्ट या लिक्विडेटर इन डिफॉल्ट, उनका 50,000 रुपीज का पेनल्टी फेलियर के कारण, विथ फर्दर पेनल्टी ऑफ 500 रुपीज फॉर ईच डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूज. मतलब जिस दिन से फेलियरिटी काउंट हो रहा है उस दिन से जितना दिन तक देरी करता जाएगा, हर दिन का 500 रुपया, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 लाख तक उनको भी, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे भी मैक्सिमम 5 लाख तक फाइन लग सकता है. तो क्या हो गया सर, कंपनी का 1 लाख, कंटिन्यूइंग फेलियर विथ फर्दर पेनल्टी ऑफ 500, जिस दिन से गलती कर रहा है, रेजोल्यूशंस फाइल करने से गलती जिस दिन से चालू हुआ है उस दिन पर डे गलती के कारण 500 एंड मैक्सिमम 25 लाख तक कंपनी का फाइन जा सकता है. ऑफिसर ऑफ द कंपनी या लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी के लिए 50,000 रुपीज का फाइन लग जाता है. पर दिन गलती, जितना दिन गलती बढ़ता जाएगा पर डे का 500 रुपया चार्ज करेगा. मैक्सिमम पर हेड पेनल्टी 5 लाख तक जा सकता है. सर इतना याद रखना पड़ेगा ना? हाँ सर, थोड़ा तो याद रखना पड़ेगा पेनल्टी भी. 2013 एक्ट में ये पेनल्टी में ना बड़ा बैम्बू देके रखा है, ठीक है. तो ये रिजोल्यूशंस फाइल ना करने का सजा है रजिस्टर के पास. समझ में आ गया होगा? और नहीं तो सेक्शन 447 तो है ही. हाँ, ठीक है. हाँ, वो हर तो जगह अप्लाई होता है, जहाँ हाँ, पे भी अगर नहीं डिफॉल्ट हो सेक्शन 447 लगा दो. ठीक है. तो इस तरह से कंपनीज एक्ट अपने आप को बना के रखा है ताकि कंपनी एकदम हर बात को मान के चले. कोशिश तो यही है कंपनीज एक्ट 2013 का. इससे पहले वाला लॉ को इसीलिए तो 1956 को पूरा खत्म करके 2013 को इतना अच्छे से, इतना डिटेल्स में इसलिए बनाया गया ताकि कंपनी अपने एकदम हाथ में रहे, कंट्रोल बना रहे कंपनी का. ओके सर, सुनो फटाफट सुनो सर, मिनट्स के बारे में बात करेंगे. जल्दी जल्दी बोलेंगे, आपको जल्दी जल्दी समझ जाना चाहिए. सर बहुत सिंपल बात है, पहले भी मैं बोल के रखा, फिर से एक बार फटाफट बोल देता हूँ. सेक्शन 118, ठीक है, सेक्शन 118 मिनट्स के बारे में बात करते हैं. मिनट्स क्या है सर? ये घंटा मिनट्स का मिनट्स है क्या? नहीं सर, थोड़ा अलग है. देखो, सेक्शन 118 प्रेस्क्राइब दैट एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर, साइन एंड कीप मिनट्स ऑफ एवरी जनरल मीटिंग ऑफ एनी क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग द मीटिंग कॉल्ड बाय द रिक्विजिशनिस्ट. मतलब जब रिक्वेस्ट में भी मीटिंग बुलाते हैं उनका डिटेल्स भी रखना चाहिए. एंड एवरी रेजोल्यूशन पास्ड बाय पोस्टल बैलेट and every meeting of its board of directors or every committee of the board within 30 days of the conclusion of every such meeting concerned or passing of the resolutions by postal ballot in books kept for that purpose with their pages, even उसका pages भी, जो भी बातें हुआ है, ठीक है, books kept for that purpose with their pages consecutively numbered, properly numbering भी होना चाहिए. सबसेक्शन 1 के अंदर बोला गया है सेक्शन 118 का. मिनट्स ऑफ ईच मीटिंग शैल कंटेन ए फेयर एंड करेक्ट समरी. जो समरी बनाएगा ना मीटिंग का, उसको वहां पर लिखना पड़ता है, और वो फेयर भी होना चाहिए और करेक्ट भी होना चाहिए. ऑफ द प्रोसीडिंग्स दैट टुक प्लेस एट द कंसर्न मीटिंग. ऑल अपॉइंटमेंट्स मेड एट एनी ऑफ द मीटिंग्स अफोरसेड शैल बी इंक्लूडेड इन द मीटिंग्स ऑफ द मीटिंग. इन केस ऑफ बोर्ड मीटिंग और अ मीटिंग ऑफ ए कमिटी ऑफ द बोर्ड, द मिनट्स शैल सो कंटेन. अगर बोर्ड मीटिंग है या फिर कमिटी ऑफ द बोर्ड का मीटिंग है तो उसमें क्या क्या कंटेंट होता है एक बार देख लो सर. Director present at the meeting. In case of each resolution passed at the meeting, the names of the directors, if any, dissenting from or not concurring with the resolutions. Any of the following matters shall not be included in the minutes of the meetings which in the opinion chairman of the meeting. अगर कोई मैटर उसमें चेयरमैन के ओपिनियन के इसमें जा रहा है, मतलब कहने का मतलब है सर, देखो एक बार, any of the following matters shall not be included in the minutes of the meeting which in the opinion of chairman of the meeting is or could reasonably be regarded as defamatory or any person. मतलब या तो उसमें कुछ डिफेमेशन या फिर मतलब जैसे
मान सम्मान में लगता है ऐसा कुछ, डिफेमेटरी लग रहा है, इज इररिलेवेंट और इमेटेरियल टू द प्रोसीडिंग्स, मतलब ये किसको लग रहा है, चेयरमैन को लग रहा है, तो वो मिनट्स में नहीं जाते हैं। इज डिट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, इसीलिए चेयरमैन को लगता है ये जरूरी नहीं है। द मैटर टू बी इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड द मीटिंग्स ऑफ द मीटिंग शैल बी द एब्सोल्यूट डायरेक्शन ऑफ द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। मिनट्स में जो भी बातें होगा या नहीं होगा, इसमें चेयरमैन का एक बहुत बड़ा योगदान होता है या पावर होता है। चेयरमैन डिसाइड करता है कि क्या मिनट्स के अंदर इंक्लूड होगा और नहीं। एंड द मिनट्स मस्ट बी kept in accordance with the provisions and shall serve as the evidence of the proceedings therein। मीटिंग में जो भी बातें होता है उसका प्रमाण स्वरूप मिनट्स को रखा जाता है। बात समझ में आ गया सर? यस सर। सर मीटिंग मिनट जो बनता है वो क्या कहते हैं, वो लैंग्वेज कोडिंग में बनता है, मतलब ज्यादा डाटा को एक मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखना। हाँ हाँ, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, फिर उसको जैसे डिक्रिप्ट स्पीच करने वगैरह का, होता है। हाँ हाँ एग्जैक्टली उसी तरह से लिखा जाता है सर। ठीक है, उसका वो लिखने का वो शॉर्ट हैंड राइटिंग सिस्टम लिखने का होना चाहिए, जो रिपोर्टर भी लिखना जानते हैं। ठीक है, जो स्पीच लिखते हैं उसको शॉर्ट हैंड में कैसे लिखा जाता है, इस तरह का टेक्निक होता है कि हर Yes. चीज़ का एक अलग अलग शॉर्ट मतलब होता है। ठीक है, तो उसी तरह से मिनट्स को भी लिखा जाता है, उसके बाद उसको बाद में एक जगह में पूरा डिटेल्स में लिखा जाता है। ठीक है, पहले उसको शॉर्ट हैंड में लिख लेते हैं, मिनट्स को ले लेते हैं, उसके बाद फिर से एज पर दी डिटेल्स लिख लेते हैं। तो तभी ना इतना सारा बात को कैसे नोट डाउन करेगा, क्योंकि वो तब तो कोई डिक्टेट नहीं कर पाएगा ना कि भाई बोलो Yes, ऐसे sir. जैसे मैं आपको प्रोविजंस पढ़ा के सुना रहा हूँ, ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा सर। ठीक है, तो वो शॉर्ट हैंड वगैरह करके लिखना पड़ता है। Where the minutes have been kept in accordance with these sections until the contrary is proved, the meeting shall be deemed to have been duly called and held, and all proceedings thereat to have duly taken place, and the resolution passed by postal ballot to have been duly passed, and in particular all appointment of director, KMPs मतलब key managerial personnel like CACS वगैरह, auditors, CMA वगैरह, auditors of a company, ठीक है, company secretary in practice shall be deemed to be valid। ठीक है, no document purporting to be the report of the proceedings or any general meeting of a company shall be circulated or advertised at the expense of the company unless it includes the matter required by these sections to be contained in the minutes of proceedings of such meeting। And every company shall observe secretarial standard। ये minutes को बनाने का जो standard है ना, ये CA standards के हिसाब से होता है सर। कंपनी सेक्रेटरी का एक स्टैंडर्ड होता है, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन बनाते हैं, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट। कॉस्टिंग स्टैंडर्ड्स कौन बनाते हैं, कॉस्ट इंस्टीट्यूट मतलब CMA वाले। वैसा ही सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बनाते हैं CS इंस्टीट्यूट मतलब ICSI। ठीक है, तो ये सारे के सारे कंपनी को फॉलो करना पड़ता है एज पर सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। मैं आप लोगों को बाद में पढ़ाऊंगा, स्पेशली CS बच्चे लोगों को सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स क्या है, आई विल डिस्कस लेटर। तो every company shall observe secretarial standards with respect to general and board meeting specified by the Institute of Company Secretaries of India and approved as such by the central government। ठीक है सर, अगर मिनट्स प्रॉपरली नहीं बनाया गया तो सर उसमें भी पेनल्टी है। पेनल्टी तो हर बात में है सर। इसमें क्या पेनल्टी बोला, अरे देख लो। इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शंस 118 में अगर मिनट्स में कुछ भी गड़बड़ करता है, एनी मीटिंग द कंपनी शैल बी लायबल टू a penalty of 25,000 and every officer of the company who is in default shall be liable to penalty of 5,000। if a person is found guilty of tampering with the minutes, अगर किसी को भी देखा जाता है कि वो मिनट्स को टैंपर करता है, ठीक है, जैसे वो बॉल टैंपरिंग करने से क्रिकेट में क्या सजा मिलता है ना, जैसे मिनट्स को भी बहुत सारे लोग बदमाशी करके टैंपरिंग करते हैं, डेटा को बदल देते हैं। अगर कभी भी ऐसा बंदा पकड़ा जाता है मिनट्स का डेटा को बदल बदल करने का, टैंपरिंग करने का, हाँ, तो ऐसे केसेस में भी सजा है। If a person is found guilty of tampering with the minutes of the proceedings of the meeting, he shall be punishable with imprisonment for term which may extend to 2 years। 2 साल का सजा हो सकता है, 2 साल का जेल, 25 साल का फाइन, 25,000 का फाइन, and which may extend to 1 lakh। 2 years का जेल, which shall not be less than 25,000, 25,000 से कम का फाइन नहीं, और which may extend to 1 lakh depending on the, मतलब कितना बड़ा गलती है, कितना बड़ा टैंपरिंग है उसके ऊपर। रूल 25 ऑफ द कंपनीज रूल 2014 प्रिस्क्राइब मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या बताते हैं, फॉर मेंटेनेंस ऑफ मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ जनरल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अदर मीटिंग्स एंड रेजोल्यूशन पास्ड बाय द पोस्टल बैलेट एज फॉलोज। मतलब मिनट को मेंटेन करने का क्या क्या बताया गया है सर। देखो सर, डिस्टिंक्ट मिनट बुक शैल बी मेंटेन्ड। हर मिनट बुक अलग से मेंटेन करना चाहिए, जैसे जनरल मीटिंग का अलग, मीटिंग ऑफ क्रेडिटर का अलग, मीटिंग ऑफ बोर्ड का
अलग, ठीक है, डिस्टिंक्ट मिनट्स बुक मेंटेन करने के लिए बता रहा है। एंड मीटिंग ऑफ ईच ऑफ द कमिटी ऑफ द बोर्ड, जो भी कमिटी वगैरह बनता है ना अलग अलग बताएंगे, ऐसा एक कमिटी का भी एक चैप्टर आएगा, क्या क्या कमिटी कब कब बन जाता है आगे जाके बताऊंगा, दूसरा चैप्टर है। तो मीटिंग ऑफ ईच कमिटी ऑफ द बोर्ड उसका भी किस तरह से बनता है वो भी बताएं। द मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ ईच मीटिंग शैल बी entered in the books maintained for that purpose along with the date of such entry within 30 days of the conclusion of the meeting। 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए ये, 30 दिन, 14 दिन, 21 दिन, अब बार बार देखोगे, हाँ 30 डेज, 14 डेज, ठीक है, 21 डेज, 45 डेज, 60 डेज, ये सब दिन का कंपनी लॉ में बहुत जगह है, ठीक है। इन केस ऑफ एवरी रिजोल्यूशन पास्ड बाय पोस्टल बैलेट, brief report on the postal ballot conducted including the resolution proposed, the result of the voting thereon and the summary of the scrutinizer report। नॉर्मली कौन बनता है स्क्रूटिनाइजर? चार्टर्ड, सीएस, सीएमए, यही लोग बनता है ना। shall be entered in the minutes books of the general meeting along with the date of such entry within 30 days from the date of passing the resolution, again 30 days। each page of every such book shall be initialed और साइन, ठीक है, साइन करना पड़ेगा, इनिशियल देना पड़ेगा, मतलब वही साइन। एंड द लास्ट पेज ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ ईच मीटिंग और ईच रिपोर्ट इन सच बुक्स शैल बी डेटेड एंड साइन। सबका डेट एंड साइन प्रॉपर्ली होना चाहिए। मैं आपको समझाता हूँ ये डेट साइन क्यों लगता है मिनट्स के अंदर, ध्यान से देखना सर, एक एक पॉइंट डिटेल्स में बता रहे हैं आपको, क्योंकि ये मिनट्स बाद में बाकी लोग देखने के लिए आते हैं सर। इन द केस ऑफ मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ मीटिंग्स ऑफ बोर्ड और a committee thereof by chairman of the said meeting of the chairman of not exceeding not of the next succeeding meeting, in case of the minutes of proceedings of general meeting by the chairman of the same meeting within the aforesaid period of 30 days or the event of death of inability of that chairman within that period। अगर कोई इनेबल हो जाते हैं तो फिर कोई और मीटिंग को संभालने के लिए आते हैं, तो ये भी बोर्ड को देखना पड़ता है कि कौन आएगा, कितना दिन के बाद आएगा, डेथ, इनेबिलिटी ऑफ दैट चेयरमैन, ऐसा बात हो जाए तो, ठीक है। इन केस ऑफ एवरी रिजोल्यूशन पास्ड बाय पोस्टल बैलेट बाय द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड विद इन द अफोरसेड पीरियड ऑफ 30 डेज और इन द इवेंट ऑफ देयर बीइंग अ चेयरमैन ऑफ द बोर्ड और डेथ ऑफ इनेबिलिटी ऑफ दैट चेयरमैन विद इन दैट पीरियड बाय द डायरेक्टर ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड फॉर द पर्पस। इन दैट केस डायरेक्टर को अथॉरिटी करना पड़ेगा मीटिंग के बारे में, ठीक है। तो किस केस में मिनट्स को कौन ऑथराइज करेगा, किसका साइन जरूरी है, ये बस इस पॉइंट में बताया गया है, ठीक है। नॉर्मली चेयरमैन करते हैं, चेयरमैन नहीं है तो फिर बोर्ड करते हैं, ऑथराइज बाय द बोर्ड, जो भी डायरेक्टर होगा। ये इस तरह का केस यहाँ पर मेनली बोला गया है। एंड और क्या बोला था, मिनट बुक ऑफ जनरल मीटिंग शैल बी केप्ट। अच्छा, ये बात बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, ध्यान से सुनिएगा। द मिनट बुक ऑफ जनरल मीटिंग शैल बी केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। कहाँ रखना पड़ेगा? रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना पड़ेगा। एंड शैल बी प्रिजर्व्ड परमानेंटली एंड केप्ट इन द कस्टडी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी और एनी डायरेक्टर ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। नॉर्मली ये सीएस के पास में होता है या फिर किसी भी ऑथराइज्ड जो बोर्ड डिसाइड करता है उनके पास होना चाहिए और रजिस्टर्ड ऑफिस में होना चाहिए। और अथॉरिटी किसके पास होगा? सीएस के पास या ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड के पास। द मिनट बुक ऑफ द बोर्ड एंड कमिटी मीटिंग शैल बी प्रिजर्व्ड परमानेंटली and kept in the custody of the CS of the company or any director duly authorized by the board for the purpose and shall be kept in registered office at such place as board may decide। वो एक ही बात कर दिया क्या? ठीक है, नहीं ये जनरल मीटिंग का था और ये बोर्ड या कमिटी मीटिंग का था, सॉरी सर, ये बोर्ड एंड कमिटी मीटिंग्स का था और ये जनरल मीटिंग का था, एक ही बात है, बस दोनों जगह के अलग अलग बोला। बोलो सर, समझ में आया मिनट्स? यस सर। सबको समझ में आ रहा है सर क्या है मिनट्स, कहाँ रखना पड़ता है, कौन साइन करता है? ओके सर, घर में एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा। अच्छा, सेक्शन 8 कंपनीज के लिए कुछ एग्जाम्पशन दिया गया है। सर सेक्शन 8 कंपनी मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, एनपीओ, यस सर। सेक्शन 8, इन केस ऑफ सेक्शन 8, सेक्शन 118 shall not be applied as whole except that minutes may be recorded within 30 days of the conclusion of every meeting in case of companies where the article association provided the confirmation of minutes by circulation। सेक्शन 8 के लिए नॉर्मली एग्जेम्प्टेड है, पर अगर आर्टिकल सर्कुलेशंस करने के लिए बताते हैं, ठीक है, मतलब एओए मिनट सर्कुलेशंस के लिए बताते हैं तो फिर वो मानना पड़ सकता है, जो 2015 में एक नोटिस में बताया गया था। द एक्सेप्शन, मॉडिफिकेशन, अडॉप्शन शैल बी एप्लीकेबल टू ए सेक्शन 8 कंपनी व्हिच इज नॉट कमिटेड ए डिफॉल्ट इन फाइलिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर 137। तो नॉर्मली अगर कोई सेक्शन 8 कंपनी
एज पर सेक्शन 137 में एनुअल रिटर्न्स फाइल करने में गलती कर देते हैं, या सेक्शन 92 के हिसाब से सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ अंडर 137 में, या फिर एनुअल रिटर्न सेक्शन 92 के हिसाब से रजिस्टर के साथ, तो इन दैट केस ये जो एक्सेप्शन उनको दिया गया मिनट्स का मेंटेनेंस में, वो एक्सेप्शन हटा दिया जाएगा। बिकॉज आप गड़बड़ घोटाला कर सकते हो ना, इसीलिए आपके अंदर आपको जो सुविधा दिया जा रहा है कि सेक्शन 8 कंपनी 118 शैल नॉट अप्लाई एज होल एक्सेप्ट द मिनट्स में बी रिकॉर्डेड विद इन 30 डेज ऑफ द कंक्लूजन। मतलब मिनट को विद इन 30 दिन के अंदर कंक्लूजन कर, मतलब एवरी मीटिंग कंक्लूड होने के बाद 30 दिन के अंदर आपको उसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए इन केस ऑफ कंपनी जहां पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड द कंफर्मेशन ऑफ मिनट्स बाय सर्कुलेशन। लेकिन ये जो एक्सेप्शन दिया गया ना इनको, ये एक्सेप्शन हटाया भी जा सकता है अगर कुछ एनुअल रिटर्न में या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ घोटाला कुछ भी डिफॉल्ट करता है तो। अब बात आता है सर 119 की। सर ये जो मिनट बुक बनाया गया, इसको इंस्पेक्शन करने का मौका मिलता है क्या? हाँ, अरे तभी तो बनाया जाता है। इंस्पेक्शन भी करेगा लोग, कौन? जिसको जरूरत है, कोई शेयर होल्डर आके बाद में चेक करेगा। एज पर 119 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, the books containing the minutes of the proceedings of any general meeting of a company shall be kept in the रजिस्टर्ड ऑफिस। यहाँ पे सवाल कर रहे हैं हाउ शैल द इंस्पेक्शन टेक प्लेस, इंस्पेक्शन कैसे होता है? सर इसको रजिस्टर्ड ऑफिस में रखा जाता है, और आप लोगों को पता है या तो सीएस या फिर कोई जिसको भी बोर्ड ऑथराइज मानते हैं उनके पास उसका अथॉरिटी होता है। बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन ड्यूरिंग बिजनेस आवर, ये मिनट बुक इंस्पेक्शन के लिए ओपन होता है बिजनेस आवर में बाय एनी मेंबर विदाउट चार्ज subject to such reasonable restriction as specified in the article of the company। open for inspection minutes books open होते हैं मतलब business hours में by any member without charge subject to such reasonable restriction as specified in the article of the company or imposed in the general meeting। however at least 2 hours in each business day shall be allowed for inspection। नॉर्मली हर बिजनेस दिन में बिजनेस आवर में 2 घंटा ही आपको इंस्पेक्शन करने का मौका मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। एनी मेंबर शैल बी एंटाइटल्ड टू बी फर्निश्ड विद इन 7 वर्किंग डेज आफ्टर ही हैज मेड अ रिक्वेस्ट इन दैट बिहाफ टू द कंपनी एंड ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विद ए कॉपी ऑफ एनी मिनट्स रेफर्ड। अगर कोई मिनट्स जानना है तो 7 दिन पहले 7 वर्किंग डेज विद मतलब पहले वो एनी मेंबर शैल बी एंटाइटल्ड टू बी फर्निश्ड विद इन 7 वर्किंग डेज आफ्टर ही हैज मेड अ रिक्वेस्ट इन दैट बिहाफ ऑफ द कंपनी एंड ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस। जो भी फीस चार्ज कर सकता है वो फीस देके वो मिनट्स का रेफर कर सकता है, उसका कॉपी, ठीक है, विद ए कॉपी ऑफ एनी मिनट्स 7 दिन का रिपोर्ट देके कर सकता है। अच्छा, ये बोला गया। अच्छा, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट? अच्छा, ये जो मिनट्स अगर इंस्पेक्ट करने में कंपनी कुछ प्रॉब्लम करता है, मतलब आपको मिनट्स देखना है बट कंपनी रोक टोक कर रहा है, इफ एनी इंस्पेक्शन अंडर सबसेक्शन 1 इज रिफ्यूज्ड बाय द कंपनी to the member or its copy of minutes books is not furnished within the time specified under subsection 2, then the company shall be liable to a penalty of 25,000। कंपनी को पेनल्टी चार्ज किया जाएगा 25,000 का, एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट उनको पेनल्टी किया जाएगा 5,000 का फॉर ईच सच रिफ्यूजल और डिफॉल्ट एज द केस में बी। मतलब इंस्पेक्शन करने का राइट सबको है, कंपनी अगर कभी भी किसी को इंस्पेक्शन करने से रोकता है तो ये पेनल्टी चार्ज करता है। अब यहाँ पर आ जाता है सर ट्राइब्यूनल, ठीक है। पावर ऑफ ट्रिब्यूनल सबसेक्शन 4 में बोला गया है, इन केस ऑफ एनी सच रिफ्यूजल और डिफॉल्ट, अगर किसी भी तरह का रिफ्यूजल या डिफॉल्ट होता है द ट्राइब्यूनल में विदाउट प्रेजुडिस टू एनी एक्शन बीइंग टेकन अंडर सबसेक्शन 3 बाय ऑर्डर डायरेक्ट एंड इमीडिएट इंस्पेक्शन ऑफ द मिनट बुक्स और डायरेक्ट दैट द कॉपी रिक्वायर्ड शैल फोर्थविथ बी सेंट टू द पर्सन रिक्वायरिंग इट। जिसको चाहिए अब इमीडिएटली उसको दो। सबसेक्शन 3 ये बता रहा है सर 119 का। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, ट्राइब्यूनल बीच में आ जाता है। एंड रूल 26 कॉपी ऑफ मिनट ऑफ बुक ऑफ जनरल मीटिंग, कॉपी ऑफ मिनट बुक ऑफ जनरल मीटिंग के बारे में बात करता है। कॉपी ऑफ मिनट बुक कैसे ले सकते हैं आप? एनी मेंबर shall be entitled to be furnished within 7 working days after he has made a request in that behalf to the company with a copy of any minutes का copy चाहिए of any general meeting on payment of such sum as may be specified in the article of association of the company but not exceeding a sum of 10 rupees for each page or part of any page। एक पेज का कॉपी आपको चाहिए तो पर पेज के लिए कितना चार्ज करेगा? 10 टका, ठीक है, कम से कम, मतलब 10 टका से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता, या तो एक पेज का या फिर पार्ट, कोई भी पेज का पार्ट, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट अ मेंबर हु हैज मेड ए रिक्वेस्ट फॉर प्रोविजन ऑफ ए सॉफ्ट कॉपी इन रेस्पेक्ट ऑफ मिनट्स ऑफ एनी प्रीवियस जनरल मीटिंग, अगर किसी को प्रीवियस जनरल मीटिंग का भी मिनट्स चाहिए मेंबर को, तो इन दिस केस
वो सॉफ्ट कॉपी मांग रहा है। हेल्ड ड्यूरिंग ए पीरियड इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, मतलब अगर 2021-22 का बात चल रहा है तो इससे पुराना 3 साल का, ठीक है, 2021 से पहले 1920, 17, 18, 19, इस तरह से प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर का भी अगर वो मांग रहा है, अगर सॉफ्ट कॉपी मांग रहा है, shall be entitled to be furnished with the same free of cost। सॉफ्ट कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट में वो डिमांड कर सकता है, ठीक है। तो ये रहा कॉपी ऑफ मिनट बुक ऑफ जनरल मीटिंग। कोई भी मेंबर जब मांगते हैं तो उनका क्या रूल है, पर पेज का 10% से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते, ऐसा बात है सर। ये जो डॉक्यूमेंट्स है मेंटेनेंस करने का, इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने के बारे में सेक्शन 120 बताते हैं। मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, सेक्शन 120 इसके बारे में बात करता है। The said section seeks to provide that any document, record, register or minute, etc. required to be kept by a company or allowed to be inspected or copies given to any person by under company under this act may be kept or inspected or copies given as the case may be in electronic form in such form as manner as may be prescribed in Rule 27, 28 and 29 of the Companies Rule 2014 and Rule 27 of the Companies Rule 2014 state that एवरी लिस्टेड कंपनी, मतलब जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होगा और एक कंपनी हैविंग एटलीस्ट 1000 शेयर होल्डर्स या डिवेंचर होल्डर्स एंड अदर सिक्योरिटी होल्डर्स may maintain its records and record to be maintained under the act or rules made there under in electronic form। अगर किसी भी कंपनी का शेयर होल्डर 1000 से ज्यादा, सॉरी कम से कम 1000 डिवेंचर होल्डर या सिक्योरिटी होल्डर मिला जुला के भी अगर 1000 कम से कम मेंबर हो जाए तो उनको इलेक्ट्रॉनिकली डेटा को मेंटेन करना होगा। समझ में आया सर? बोलो सर, समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. रूल 28, रूल 28 क्या बताते हैं? सेट्स आउट दैट मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी और एनी अदर डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द कंपनी एज द बोर्ड में डिसाइड शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, सीएस वाले सावधान, ओके कुछ भी हो जाएगा, हाँ आपको ही पकड़ेगा। क्या गड़बड़ किया भाई बोलो। हाँ सर, ऐसे कहा जाता है सर, बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम्स विद, मतलब बिग पावर कम्स विद बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना। बड़ा पावर तभी आ सकता है भाई जब आप बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हो, तभी तो इतना पावर मिल रहा है सीएस वाले को। अच्छा सर, समझ गए। Rule 29 states that records maintained in electronic form shall be made available for inspection by the company in electronic form. Copies of the records maintained in e-form containing clear reproduction of the whole or part thereof should be provided on payment of not exceeding 10% per page। ठीक है, पर पेज का पैसा 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये रहा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड मेंटेनेंस के बारे में 119 का बात। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करने के बारे में किस तरह से 120 बात किया है और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके पास है ये भी बोला है, क्या क्या रूल रखा है ये भी बोला है। बोलो सर, समझ में आ रहा है? अरे बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? किसी का कोई आवाज नहीं मिल रहा है सर। हाँ सर। ओके सर। अच्छा देखो, इतना देर से जिस पॉइंट के बारे में इतना सारा बात किया हम लोगों ने, ये सबके पीछे कौन है सर? स्टार्टिंग डे से इस चैप्टर का मैं एक चीज़ों के बारे में बोल बोल के थक गया, वो है मीटिंग्स। हाँ, कंपनी मीटिंग्स। अब जाके आया मीटिंग्स के बारे में कुछ बात करने का डिटेल्स। ऐसे तो मीटिंग सुन सुन के कान खराब हो चुका होगा, फिर भी मीटिंग्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं सर जो आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मीटिंग करते हैं कंपनी, कितना सारा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखे। हाँ, रिलायंस का एजीएम वगैरह के बारे में जाने, आईटीसी के बारे में देखा। हाँ, लेकिन ये मीटिंग्स के बारे में कंपनीज एक्ट क्या बताते हैं आपको, ये आपको जान लेना चाहिए। तो क्या जानते हैं देखें, फटाफट देखें। हाँ, धीरे बहुत बताऊंगा, जल्दबाजी नहीं करूंगा बिकॉज इंपॉर्टेंट एरिया है। Now that we have understood the basic terms which are required to call, convene, मतलब मीटिंग बुलाते कैसे हैं, मीटिंग करते कैसे हैं, and conduct the meeting properly, कैसे मीटिंग बनाते हैं, कंडक्ट कैसे करते हैं।
Let us discuss the provisions related to meetings given in the Companies Act 2013. The act describes two types of general meeting to be held in a company. अच्छा, दो तरह का जनरल मीटिंग का बात करता है सर. यस, अभी दो तरह का ही मीटिंग चलता है. एक हो गया एजीएम, दूसरा हो गया ईजीएम. सर एजीएम कहाँ बोला है? सर एजीएम के बारे में सेक्शन 96 कहता है, और हो गया ईजीएम जिसके बारे में सेक्शन 100 बात करता है. ध्यान से रखिए सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एजीएम एंड ईजीएम, ठीक है. सेक्शन 96 एजीएम एंड सेक्शन 100 हो गया ईजीएम. जैसे मैं आपको अभी कुछ देर पहले जस्ट डायल का जो बता रहा था वो एजीएम था कि ईजीएम था? सर ईजीएम. ईजीएम तो ईजीएम था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग था. अभी जो 2 मिनट पहले आप लोगों को बता रहा था वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग था. ठीक है. इवेंट्स, कॉर्पोरेट एक्शंस, ठीक है, अभी बाद में दिखाएंगे, तब बता दिए थे. ठीक है, तो तब था वो ईजीएम था, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग था. अब देखते हैं सर फटाफट एक बार कि ये सेक्शन 96 दैट इज एजीएम क्या है. सेक्शन 96 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट दैट एवरी कंपनी वेदर पब्लिक और प्राइवेट एक्सेप्ट ओपीसी 1% कंपनी को छोड़ के shall hold an AGM every year. Every company whether public or private except 1% कंपनी, ठीक है. मैं बेसिक्स ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर बताया सर ओपीसी क्या है. अगर किसी ने बेसिक ऑफ कंपनीज एक्ट नहीं किया तो प्लीज एक बार जरूर बेसिक ऑफ कंपनीज एक्ट के बारे में मेरे को बताएं, मैं आपको शेयर कर लूंगा. सेक्शन 96 सबसेक्शन 1 द कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट्स दैट एवरी कंपनी वेदर पब्लिक और प्राइवेट एक्सेप्ट द ओपीसी शैल होल्ड एन एजीएम every year and that gap between two AGM shall not be more than 15 months. दो एजीएम के बीच में 15 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए. मैं आगे एग्जांपल्स बताऊंगा आपको, ठीक है. दो एजीएम के बीच में 15 मंथ्स का गैप नहीं होना चाहिए. मैक्सिमम 15 महीने के गैप में आपको एजीएम कर लेना चाहिए. द कंपनी शैल स्पेसिफाई, मतलब ऐसा बात है कि अगर एक एजीएम आप 1 जनवरी को करते हो या फिर आज करते हो, जैसे कि आज क्या डेट है? आज क्या डेट है सर? 14 जनवरी, ठीक है, 2022. 14 जनवरी 2022 से आप 14 जनवरी, हाँ बोलो सर, क्लियर नहीं हुआ आप लोग, आपका साउंड बोलो. ठीक है, देखो साउंड थोड़ा क्लैरिटी नहीं आया. 14 जनवरी 2022 से लेके 14 जनवरी 2023, 12 महीना. उसके बाद और 3 महीना और जोड़ लो, उसके बाद और 3 मंथ्स जोड़ लो सर, ठीक है. 3 मंथ ऐड कर लो उसके साथ, 15 महीना मैक्सिमम. हाँ अप्रैल, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 15 मंथ के बीच में आपको और एक एजीएम कर लेना चाहिए. अगर एक एजीएम आज करते हो तो बाकी दूसरा एजीएम आपको 15 मंथ्स विद इन कर लेना चाहिए सर, ठीक है. ये रही बेसिक बात. अब आगे बताते हैं एजीएम के बारे में. होल्डिंग ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, हाँ बोलो. স্যার এজিএম করার সময় তাহলে এটা দেখতে হবে না স্যার, এপ্রিল টু মার্চের যে সেকশনটা থাকে সেটা দেখতে হয় না? हाँ, कंपनी अपने हिसाब से एजीएम करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अप्रैल मार्च का कोई बात नहीं है, अप्रैल मार्च का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. आप देखो ना, वो फाइनेंशियल ईयर पूछ रहे हैं सर, फाइनेंशियल ईयर मैटर नहीं करता एजीएम में. नहीं वैसा कोई बात नहीं, ठीक है. अब मैं बताता हूँ आगे देखना, इसलिए मैं बोला, समझाता हूँ कि क्या मैटर काम करता है नहीं करता है, समझ में आ जाएगा. होल्डिंग ऑफ एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग शुड बी हेल्ड वंस एवरी ईयर. फर्स्ट पॉइंट इज दैट हर साल में एक बार होना चाहिए, ठीक है. फर्स्ट एजीएम मीटिंग ऑफ द कंपनी शुड बी हेल्ड विद इन 9 months फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर. पॉइंट टू बी नोटेड, आपका पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म होने का 9 months के अंदर आपको पहला एजीएम कर लेना चाहिए. आ गया ना फाइनेंशियल ईयर. अब फाइनेंशियल ईयर क्या है? 1 अप्रैल टू मार्च 31 मार्च, ठीक है. बात को ध्यान से सुनो. फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च ऑफ एनी ईयर. जैसे मानो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी शुड बी हेल्ड विद इन 9 months फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर.
तो मानो कि फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर किसी का एंड हो रहा है, मतलब कंपनी न्यू ही आया है, अब फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ मानो कि उसका 31 मार्च 2021, ठीक है, 2021 31 मार्च 2021 को उसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, ठीक है। इसके बाद उसके पास कितना दिन का टाइम है सर? 9 months प्लस 9 मंथ्स। ये 9 महीना जितना होता है 31 मार्च के बाद, उसके अंदर उसको पहला एजीएम कर लेना चाहिए, 31 दिसंबर। ठीक है, जो डेट आ रहा है। बात को ध्यान से सुनो सर, बड़ा सिंपल तरीके से समझो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा। एक बात को बार बार बोलेंगे तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, आपको बार बार बताना नहीं चाहता, आप एक बार सुनो, क्योंकि ये सब चीज ना बार बार सुनने से ना क्या है 9 महीना 6 महीना क्या बोल रहा है सर, इसलिए मैं ज्यादा बार बार नहीं बोलूंगा, एक बार बताऊंगा, आपको सिंपल लेवल में समझना है। ज्यादा कॉम्प्लेक्स करोगे ना, ये छोटा सा चीज फालतू में कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31 मार्च 2021 को, अगर, ठीक है, हेंस इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द कंपनी टू होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग इन द ईयर ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। जिस साल कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रहा है, मतलब कंपनी जिस साल बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसी साल एजीएम करना नेसेसरी नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। जिस पर्टिकुलर ईयर में कंपनी, जैसे मानो कंपनी ने 31 मार्च क्या हो गया, 1 अप्रैल में कंपनी मानो 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022, ठीक है, या फिर ऐसे सोचो कि 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021, ये एक कंप्लीट ईयर है। अब मानो बिजनेस इसी साल में स्टार्ट हुआ था, अब 31 मार्च 2021 में 12 महीना हो रहा है इसका, ठीक है। अब जैसे ही 12 मंथ खत्म होता है, अगला 9 मंथ्स के अंदर इसको एजीएम कर लेना चाहिए। इस 12 मंथ्स के अंदर एजीएम करना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, मतलब 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 के अंदर उसे एजीएम करना मैंडेटरी नहीं है। तो इसीलिए क्लियर कट बता रहे हैं आपको, जिस पर्टिकुलर ईयर में कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर ईयर में एजीएम करने का जरूरत नहीं है। सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग, एक एजीएम हो जाने के बाद ऑफ द कंपनी शुड बी हेल्ड विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। पहला एजीएम हो गया, इसके बाद आपका फिर से फाइनेंशियल ईयर हुआ, इसके बाद जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर होगा उसके 6 महीने के अंदर करना चाहिए, मतलब फर्स्ट एजीएम 9 मंथ्स के अंदर, लेकिन नेक्स्ट एजीएम फाइनेंशियल ईयर खत्म का 6 महीने के अंदर। आपको बात समझ में आया? पहला एजीएम के लिए आपको 9 मंथ्स टाइम मिलेगा फाइनेंशियल ईयर एंड खत्म होने के बाद, मतलब 31 मार्च 2021 में अगर आपका एजीएम खत्म हुआ था, तो ये आपका पहला एजीएम है, दिस इज द फर्स्ट एजीएम, ठीक है, फर्स्ट एजीएम। फर्स्ट एजीएम के लिए आपका 31 मार्च 2021 के बाद 9 मंथ का टाइम मिलता है, बिकॉज आप पहली बार करोगे ना इसीलिए। लेकिन सब्सिक्वेंट एजीएम में आपको और 9 मंथ्स का टाइम नहीं मिलेगा, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब ऐसे बात करते हैं, जैसे मानो 31 मार्च 2022 अगर किसी का सेकेंड एजीएम है, ठीक है, 31 मार्च 2022 अभी आया नहीं, आएगा, जैसे ही 2022 का 31 मार्च आ जाएगा, इसके बाद उसको 6 मंथ्स का टाइम मिलेगा, जिसके अंदर उसको एजीएम कर लेना चाहिए। बोलो सर कितना होता है 6 मंथ्स, क्या होता है रे? मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर के अंदर उसको एजीएम कर लेना चाहिए, है ना? क्या रे? यस है सर। दादा। इस तरह से हिसाब रखना है आपको। डेट का कैलकुलेशन भी पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है, तो आपको जैसे ये महीने का हिसाब रखना है, अगर आप मंथ का हिसाब रख लोगे तो आप डेट भी फाइंड आउट कर लोगे, उसमें क्या है। और एक चीज बोला सर, 2 एजीएम के बीच में द गैप बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग शुड नॉट एक्सीड 15 महीना। 2 एजीएम के बीच में मैक्सिमम 15 मंथ्स का गैप हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 15 मंथ्स, इससे ज्यादा गैप 2 एजीएम के बीच में नहीं होना चाहिए। शेयर होल्डर को जवाब बीच बीच में देते रहना है ना सर, तो आप ज्यादा गैप करोगे मतलब कंपनी का मानसिकता मेंटेलिटी कुछ गड़बड़ लग रहा होगा, क्योंकि आप जिसके पैसे से बिजनेस करते हो तो अगर आप उनको जवाबदेही नहीं करोगे, इसका मतलब खराब है ना। एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी पीरियड ऑफ एजीएम, क्या एजीएम का वैलिडिटी पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है? In case it is not possible for a company to hold an AGM within the prescribed time, the register may, for any special reason, extend the time. Register time extend कर सकता है, within which any annual general meeting shall be held.
Such extension can be for a period not exceeding 3 months. वो जो extension मिलेगा वो 3 महीने से ज्यादा नहीं होगा. No such extension of time can be granted by the registrar for the holding of the first AGM. Extension सर first AGM के लिए नहीं मिलता, subsequent AGM के लिए extension मिल सकता है. क्यों? First AGM के लिए extension नहीं मिलता. First AGM में कोई 3 महीने का extension नहीं करता सर, लेकिन सेकेंड या थर्ड या सब्सिक्वेंट एजीएम में जो भी आगे जो भी एजीएम करोगे, सेकेंड थर्ड सब्सिक्वेंट इन्हीं एजीएम में आपको 3 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है रजिस्टर के साथ स्पेशल परमिशन लेके. +3 एक्सटेंशन मिल सकता है, लेकिन फर्स्ट एजीएम में आपको कोई एक्सटेंशन नहीं मिल सकता. क्यों? क्यों? कॉमन सेंस लगाओ, अभी बोल दोगे. कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रहा है ना सर, पहले साल में क्या उतना, और शेयर होल्डर वगैरह ये सब भी कुछ उतना नहीं रहेगा. सर आप लोग ना दिमाग यूज नहीं कर रहे हो. सर मानो कि आपका 31 मार्च 2021 को आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, ठीक है. इसके बाद आपको फर्स्ट एजीएम करना है तो 9 मंथ्स के अंदर करना है ना. तो 9 मंथ्स मतलब क्या, 6 + 3. आपको पहले से ही एक्सटेंशन देके रखा है. समझ में आया? अरे समझ में आया? फर्स्ट एजीएम के लिए तो आपको पहले से ही एक्सटेंशन देके रखा है, जैसे कि आपने बता रहा था Yes, न्यू sir. कंपनी है, ठीक है, अभी हाल फिलहाल में मार्केट में आया है तो उसको एक्सटेंशन पहले से ही देके रखा है. तो जो ऑलरेडी एक्सटेंडेड है तो फिर से क्यों एक्सटेंशन मांगना. लेकिन सब्सिक्वेंट एजीएम में अगर कोई प्रॉपर रीजन हो तो आपको 3 मंथ का एक्सटेंशन पीरियड मिल सकता है, रजिस्टर अगर चाहे तो, रीजन अगर प्रॉपर रहे तो. एग्जाम्पल देखो एक बार. AB Private Limited closed its financial year on 31st March 2019. According to 96 subsection 1 of the Act, the company should hold its annual general meeting for the year 1819 by 30th September 2019 unless an extension is granted by ROC on special reason. ठीक है, ये फर्स्ट एजीएम के बारे में नहीं बोला था. Abris Limited was incorporated on 11th December 2018. When should the company hold its AGM? 11th December 2018 को कंपनी फर्स्ट इनकॉर्पोरेट हुआ, बिजनेस स्टार्ट किया. इसका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा, जल्दी बोलो. 11 दिसंबर 2018 को बिजनेस स्टार्ट हुआ तो फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा? 31st March. 1890 31 मार्च Yes sir. 19 2019. Yes sir. 19, हाँ, सर. ठीक है. इसके बाद इसको और कितना दिन का टाइम मिलेगा? So 9 months. 9 मंथ. मतलब कंपनी का ईयर एंड होता है 31 मार्च को, इसके बाद इसको 9 मंथ का टाइम मिलेगा. तो कंपनी को 31 दिसंबर के अंदर एजीएम कर लेना चाहिए, क्योंकि ये न्यू कंपनी है. और जो कंपनी पुराना कंपनी है, ठीक है, उसके लिए 6 मंथ्स का टाइम मिलेगा, इसलिए 30 सितंबर ही उसका लास्ट डेट है, उसके पहले उसको कर लेना चाहिए. अगर कोई स्पेशल रीजन हो तो आरओसी से पूछ के वो एक्सटेंशन कर ले सकता है 3 महीने का. लेकिन फर्स्ट एजीएम के लिए एक्सटेंशन नहीं मिलता, बिकॉज पहले से ही आपको 3 महीने का एक्सटेंशन दे के रखा है. क्लियर है एजीएम का खेल? हाँ, सर. टाइम प्लेस ऑफ होल्डिंग ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग. एनुअल जनरल मीटिंग का टाइम प्लेस और होल्डिंग क्या है? सेक्शन 96 सबसेक्शन 2 आपको इसके बारे में बताते हैं क्लियरली. एवरी एनुअल जनरल मीटिंग शैल बी कॉल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स. बिजनेस टाइम मतलब 9 से 6, ठीक है, सुबह से 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक बिजनेस आवर्स नॉर्मली माना जाता है. ऑन एनी डे दैट इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे, कोई भी दिन जो नेशनल हॉलीडे नहीं है. And shall be held either at a registered office of the company or at some other place within the city, town or village which the registered office of the company is situated. जिस पर्टिकुलर शहर में वो कंपनी रजिस्टर्ड है, जिस पर्टिकुलर गांव में वो कंपनी रजिस्टर्ड है, या टाउन में, उस टाउन, सिटी, विलेज में किसी भी जगह में ले सकता है मीटिंग, या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस में ले सकता है. प्रोवाइडेड दैट एजीएम मीटिंग ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, अगर वो स्टॉक मार्केट लिस्टेड नहीं है, मे बी हेल्ड एनी प्लेस इन इंडिया. अगर वो स्टॉक मार्केट लिस्टेड नहीं है, वो जनरल मीटिंग को भारत के किसी भी जगह में कर सकते हैं. इफ कंसेंट इज गिवन इन राइटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड बाय ऑल मेंबर्स इन एडवांस. अगर सारा का सारा मेंबर्स अनलिस्टेड कंपनी का, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, और वो अगर सभी मेंबर्स का कंसेंट लेके रखा है इलेक्ट्रॉनिक मोड में, तो वो भारत में कहीं भी मीटिंग कर सकता है. पॉइंट टू बी नोटेड.
सेंट्रल गवर्नमेंट में exempt any company from the provision of the subsection subject to such condition as it may impose. सेंट्रल गवर्नमेंट चाहने से किसी को exempt भी कर सकता है, डिपेंड करता है। एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, नेशनल हॉलीडे का मतलब होता है इंक्लूड्स अ डे डिक्लेयर्ड एज नेशनल हॉलीडे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सिर्फ उसी दिन को माना जाएगा जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर किया है। किसी स्टेट गवर्नमेंट का छुट्टी नेशनल हॉलीडे में काउंट ना भी हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर किया गया जो हॉलीडे हैं, जैसे कि कॉमन सेंस में 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी बर्थडे, ठीक है, ये नॉर्मली नेशनल हॉलीडे में काउंट होता है। एग्जेम्पशंस टू सेक्शन 8 कंपनीज, सेक्शन 8 कंपनी जो है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस या एनपीओ, इनके केस में मीटिंग के बारे में क्या बोला है। इन केस ऑफ सेक्शन 8 सबसेक्शन 2 ऑफ 96 after the proviso and before the explanation of the following provisions shall be inserted, provided further that the time, date and place of each annual general meeting are decided upon beforehand by the board of directors having regard to the directions if any given in this regard by the company in its general meeting। जो भी है वो पहले से बोल के रखेगा, जो डायरेक्टर पहले से बोल के रखता है, ठीक है। The above mentioned exception shall be applicable to a section company। अगर सेक्शन 8 कंपनी जो है उसका किसी भी तरह का डिफॉल्ट नहीं है तभी उसको ये एक्सेप्शन मिलता है, अदरवाइज उसके केस में भी वो सभी कुछ पहले से बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मतलब बाकियों की तरह उनका मीटिंग भी होना चाहिए, मतलब सेम जैसे हम लोग नोटिस में पढ़ के आए वैसा बात यहाँ पर भी कर रहा है। अच्छा, गवर्नमेंट कंपनीज के लिए कुछ बता के रखा है क्या? इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 96 सबसेक्शन 2 जनरल मीटिंग के बारे में क्या बताता है? सर, एवरी एनुअल जनरल मीटिंग शैल बी कॉल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, दैट इज 9 से 6, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे के अंदर, on the day of is not a national holiday and shall be held either at the registered office of the company or at such other place within the city, town, village in which the registered office of the company is situated or such other place as the central government may approved in his behalf। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी प्लेस को अप्रूव करते हैं तो वो हो सकता है। इसके बारे में उन्होंने 5 जून 2015 को नोटिफिकेशन लाया था, जिसका एक नोटिफिकेशन 2017 के 13 जून को भी लाया था। The above mentioned exception, modification and adoption shall be applicable to government company जिसने किसी भी तरह का डिफॉल्ट नहीं किया। ये जो एक्सेप्शंस मिल रहा है ना, ये उसी के लिए है जो किसी की तरह का फिनेंशियल स्टेटमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया, जिसका कोई एनुअल रिटर्न में सेक्शन 92 के हिसाब से डिफॉल्ट नहीं है रजिस्टर के पास, वही कर सकता है, ठीक है। डिफॉल्ट होने से ये जो एक्सेप्शंस है ये एक्सेप्शन छीन लिया जा सकता है सर। अच्छा, ये है जनरल मीटिंग की बात सर। यस सर, तो हम लोगों ने नॉर्मल कंपनी, लिस्टेड देखा, अनलिस्टेड देखा, गवर्नमेंट भी देख लिया। सेक्शन 97 की भी एक बात है सर, देख लो। आज जब बात हो रहा है तो खत्म करके ही छोड़ेंगे सर, हो गया ऑलमोस्ट डन। सेक्शन 97, पावर ऑफ ट्राइब्यूनल टू कॉल एजीएम। क्या ट्राइब्यूनल एजीएम बुला सकते हैं? हाँ, ट्राइब्यूनल बोलो, ट्रिब्यूनल बोलो, क्या ट्रिब्यूनल बुला सकते हैं? इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन होल्डिंग द एजीएम मीटिंग ऑफ ए कंपनी, अगर एजीएम बुलाने से कोई डिफॉल्ट हो जाता है अंडर सेक्शन 96, द ट्राइब्यूनल में नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट और द आर्टिकल ऑफ द कंपनी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ द कंपनी, अगर कोई भी मेंबर एप्लीकेशन डालते हैं या फिर कॉल और डायरेक्ट द कॉलिंग ऑफ द एजीएम ऑफ द कंपनी एंड गिव सच एंसिलरी और कंसिक्वेंशियल डायरेक्शंस एज द ट्राइब्यूनल थिंक्स एक्सपीडिएंट, provided that such directions may include a direction that one member of the company present in person। अगर एक भी मेंबर इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी shall be deemed to constitute the meeting, अगर एक भी मेंबर पर्सन और प्रॉक्सी में मीटिंग में आते हैं तो मीटिंग होगा। अगर कंपनी मीटिंग करने से किसी तरह का डिफॉल्ट करते हैं, अगर कोई भी एप्लीकेशन करते हैं मीटिंग करने के लिए कि मीटिंग होना चाहिए, इन पर्सन या फिर प्रॉक्सी जो भी करे मीटिंग होगा, तो इन दैट केस ट्राइब्यूनल कर सकते हैं। A general meeting held in persons of subsection 1 shall subject to any direction of the tribunal be deemed to be an annual general meeting of the company under this act। अगर ट्राइब्यूनल में भी बोला किसी भी तरह से मीटिंग हुआ तो उसको भी एजीएम ही माना जाएगा। ये सेक्शन 97 ट्राइब्यूनल को पावर देता है किसी भी मेंबर के एप्लीकेशन के थ्रू से मीटिंग बुलाने का, अगर मीटिंग नॉर्मल मीटिंग में कोई डिफॉल्ट करता है तो। एंड सेक्शन 98, पावर टू ट्राइब्यूनल टू कॉल मीटिंग ऑफ मेंबर्स। क्या मेंबर का मीटिंग बुला सकते हैं ट्राइब्यूनल? जनरल मीटिंग नहीं सर, मेंबर्स मीटिंग। इफ फॉर एनी रीजन इट इज impracticable to call a meeting of a company other than annual general meeting in any manner in which meeting of the company may be called or to hold or conduct the meeting of the company in the manner prescribed by this act or the article of the company, the tribunal may suo motu, suo motu मतलब own motion, suo motu का मतलब होता है suo motu, ऐसे बोलते हैं suo motu, own motion, okay, अपने मोशंस में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी डायरेक्टर और मेंबर, किसी भी डायरेक्टर या मेंबर के कहने पे
ऑफ द कंपनी हु वुड बी एंटाइटल्ड टू वोट एट द मीटिंग, जिसका मीटिंग में वोट करने का पावर है। अगर ऐसा कोई मेंबर या फिर डायरेक्टर बोल दिया भाई मीटिंग करना है मेंबर्स मीटिंग, तो मेंबर्स मीटिंग होगा। तो ये पावर ट्राइब्यूनल के पास मेंबर्स मीटिंग के लिए भी आ जाता है सर। ठीक है, बस वही बोला है। पनिशमेंट के बारे में क्या बोला देख लो, सेक्शन 96 टू 98, पनिशमेंट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 96 98। अगर 96 से 98 के बीच में किसी भी तरह का डिफॉल्ट होता है तो सेक्शन 99 पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाता है। लिस्ट आउट द पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 96 to 98, दैट इज डिफॉल्ट इन होल्डिंग मीटिंग ऑफ द कंपनी एज एनुअल जनरल मीटिंग और ऑन द डिरेक्शन इशूड बाय द ट्राइब्यूनल। इट स्टेट्स दैट द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट shall punishable with which fine may be extended to 1 lakh, and in case the continuing default, जितना देरी तक आपका डिफॉल्ट खत्म नहीं होगा पर डे के हिसाब से 5000 फॉर एवरी डे, जितना दिन डिफॉल्ट कंटिन्यू होगा। लंबा फाइन दिया है सर, लंबा फाइन दिया है। ठीक है, मतलब फाइन एक्सटेंड हो सकता है 1 लाख तक। ठीक है, पनिशेबल विच फाइन जो 1 लाख तक जा सकता है, और पर डे गलती के हिसाब से 5000 तक का फाइन जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा उसके लिए। ठीक है, और ये एनुअल जनरल मीटिंग का रिपोर्ट भी देना पड़ता है सेक्शन 121 के हिसाब से। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं सर, ये ईजीएम बाकी है, ये ईजीएम और वो जो रिपोर्ट देना, ठीक है, और ये 1% कंपनी के केस में एक स्पेशल पैटर्न होता है। 1% कंपनी जो सेक्शन 122, ये 2-3 सेक्शन है, नेक्स्ट दिन बता के फिर जाके मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, आज मैं और नहीं कर रहा सर। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ लिए सर एजीएम तक, पूरा एजीएम तक कर लिए। इसके बाद बाकी रह गया ईजीएम और ये रिपोर्ट ऑन एनुअल जनरल मीटिंग, कैसे रिपोर्ट बनना पड़ता है उसके बारे में क्या बोला है तो थोड़ा बताना पड़ेगा, आज थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो आज मैं इतना ही रखता हूँ सर। ठीक है, बाकी पार्ट नेक्स्ट क्लास में बता के ये चैप्टर को पूरा मीटिंग को कंप्लीट कर देंगे। ज़्यादा कुछ है नहीं मीटिंग पे, उसके बाद आप लोगों को मैं अभी से बोल सकता हूँ, ये जो मैट आप लोगों को मैं प्रोवाइड ऑलरेडी कर चुका, आप लोग इसके पीछे देखना काफ़ी सारा क्वेश्चंस वगैरह दिया हुआ है, ऑलमोस्ट 14 क्वेश्चंस है सर। अभी से बोल रहा हूँ सर, ऑलमोस्ट मैंने सारा पढ़ा दिया। आप लोग एटलीस्ट पहला 5 क्वेश्चंस करके पढ़ लो, पढ़ के लिखो, लिख के मेरे को शेयर करो। तो सर आप लोगों को मेरा बात समझ में आया? क्योंकि अगर अच्छा अब सवाल ये उठता है कि अगर आपने सारा का सारा क्लास ठीक से किया, अगर भूल गए तो रिकॉर्डिंग ले लो, पढ़ो, पूरा क्लास सुन लो, फिर क्वेश्चंस को रीड करो, क्वेश्चंस रीड करके थोड़ा सा दिमाग में भी रखो, मतलब थोड़ा सा उसको रिटेन करो और फिर राइट डाउन करो सर। और राइट डाउन करके वो जो नोट आप बनाते हो ना, वो नोट मेरे को शेयर करो सर। ये मैं देखूंगा कि आप लोग कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो। क्या मेरा बात समझ में आया? अभिषेक, नंदिनी, रोशनी, सोमपद, स्नेह, सभी को बोल रहा हूँ सर, शुभश्री। ठीक है, लिख के प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, लिख के प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो लिख के प्लीज प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस वगैरह को। चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया, बस 2-3 सेक्शंस मुझे नेक्स्ट दिन थोड़ा बता देना है, तो ये टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा, जिसमें मीटिंग रिलेटेड, रजिस्टर रिलेटेड सारा बात खत्म हो जाएगा। और आप लोग आराम से उसको प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और मेरे को शेयर करो सर। ठीक है, ताकि मैं देखूँ कि आप लोग कैसे लिख रहे हो। ठीक है, किस तरह का आप लोगों का लैंग्वेज चल रहा है या फिर लिखने का पैटर्न कैसा है। ठीक है, पैटर्न तो आपको वहीं पर मिल जाएगा, लेकिन आप लोग खुद से लिख के वो कॉपी स्कैन करके मेरे को ईमेल कीजिएगा। ठीक है, या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, ओके सर, कोई क्वेश्चन है तो करो, या तो गुड नाइट सर। बाय सर। ओके सर, टाटा। बाय सर। बाय सर। স্যার একটা